जब मैंने साबित किया कि मैं कॉम्बैट में सबसे बेहतर हूँ, एक रिक्रूट के तौर पर, मेरे कमांडर ने मुझे तोड़ने की कोशिश की, सबके सामने। उसने कहा कि मुझे सिर्फ एक आंख की जरूरत है और उसने अपने हाथों से मेरी दाईं आंख नोच ली। बाकी सब कैडेट्स डर गए थे। मैं बिल्कुल शांत रहा, उसकी आंखों में देखते हुए, क्योंकि मैं जानता था कि एम्पायर मुझ जैसे बेहतरीन सोल्जर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंचा, ये समझने के लिए पीछे जाना होगा। ये सब तब शुरू हुआ जब धरती खत्म हो गई, रिसोर्स की लड़ाइयों और एलियंस के हमले की वजह से। बचे हुए इंसान स्पेस में भटकते रहे जब तक उन्हें नोवस नहीं मिला, हमारा नया घर, एक ऐसा प्लैनेट जो हमारी पुरानी दुनिया जैसा है। शांति बस एक धोखा है। 3 बड़ी ताकतें उभरी और उन्होंने इस दुनिया को बांटकर एक कभी न खत्म होने वाली जंग शुरू कर दी। बोलादो फेडरेशन, जहां कई तरह के एलियंस रहते हैं। कुरेटेस का पवित्र अलायंस, जो जादू और दिमागी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। और हम, अक्रीसिया एम्पायर, स्टील और सखत अनुशासन और अपनी सर्वोपरि होने का अटूट विश्वास। मेरा नाम लूका है। मेरा जन्म इस एम्पायर की गलियों में हुआ था। एक आम इंसान, एक ऐसी मशीन में जहां अमीर लोग तय करते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अलग बनूंगा। मैंने अपने शरीर को एक हथियार बना लिया, हर हद को पार किया, हर दर्द को सहा, बस एक सपने के लिए। इंपीरियल गार्ड में शामिल होना और एम्परर को अपनी काबिलियत दिखाना। मैं रुकने वाला नहीं था। जो कुछ भी मैंने किया, एम्पायर के लिए किया। मेरे आखिरी टेस्ट के दिन मैंने अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया। मैंने अमीर लोगों के मूव्स कॉपी किए, अपनी तलवार से गोलियां रोक दी और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मनों को खत्म कर दिया। इसी ब्रूटल परफॉर्मेंस ने कमांडर का ध्यान खींचा और उसने वही आंख वाला टेस्ट लिया जिसके बारे में मैंने बताया। दर्द सहने के इनाम में मुझे मिला एक मिलिट्री साइबरनेटिक आई, ताकत की कीमत। रिकवरी के दौरान कैडेट नंबर 12 मेरे पास आया, एक अमीर लड़का जिसका नाम LA था। जैसा मैंने सोचा था, उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। उसने मुझे अच्छी पेन किलर्स दी, मेरी तारीफ की और बताया कि कैसे ये एम्पायर अंदर से सड़ चुका है, जहां असली हुनर से ज्यादा अमीर खून को अहमियत दी जाती है। एक अमीर लड़का एक आम इंसान से दोस्ती करना चाहता था, मेरी जीत पर खुश हो रहा था। मैंने ठंडे दिल से जवाब दिया कि मैं उसे पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोनों में एक रिश्ता बन गया। 2 साल बीत गए। मेरी नई आंख की वजह से मेरे निशाने बिल्कुल सही लगने लगे। हमें हमारे पहले मिशन पर भेजा गया। कमांडर का हुक्म पत्थर की लकीर था, एक दुश्मन आउटपोस्ट को खत्म करो, कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमारी सच्चाई का धोखा टूट गया। वहां कोई आर्मी नहीं थी, कोई मिलिट्री बेस नहीं था, वह एक गांव था। उस हंगामे और चीख पुकार में मुझे अपना निशाना मिला। एक बच्ची जो दीवार से चिपकी हुई थी, कांप रही थी और अपनी माँ को बुला रही थी। तलवार मेरे हाथ में भारी लग रही थी। पहली बार एम्पायर के उसूल मेरे काम नहीं आए। मैं रुक गया, हमला करने का नाटक किया और बच्ची को मरने का नाटक करने को कहा और उसे छोड़ दिया। एम्पायर के नियम तोड़ दिए। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, तबाही मच गई। वह अमीर लड़का जिसने मुझ पर भरोसा किया था, उसका आधा शरीर उड़ गया एक एनर्जी ब्लास्ट से। जेरिटा, एक जादुई शक्ति वाला इंसान, अपने घर को बचा रहा था। मैं उस पर झपट पड़ा। मैंने उसके जादू से बचने की कोशिश की, अपने शरीर को पूरी ताकत से धकेला। जब तक मैं उसके बिल्कुल सामने नहीं आ गया, मैंने अपनी तलवार उसके सीने में घुसा दी, लेकिन वह गिरा नहीं। आखिरी कोशिश में गेरिटा ने मेरे सर पर जादू किया। मेरा हेलमेट टूट गया। वह बस एक सेकंड दूर था मेरा सर कुचलने से, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा। उसने टूटे हुए आर्मर के नीचे मेरा बचपन का चेहरा देखा और उस लड़ाई के बीच वह दुश्मन दया की वजह से रुक गया। उसने देखा कि मैं बस एक बच्चा हूँ, मुझ में वैसी दया नहीं थी। मैंने उसके रुकने का फायदा उठाया और अपनी तलवार उसके दिल में और गहरी उतार दी, अपनी जीत पक्की कर ली। लेकिन जब उसका खून मेरे हाथों पर गिरा और वह मेरे कदमों में गिर गया, वह जुनून जो मुझे यहाँ लाया था गायब हो गया। मैं जीत गया था, मैं जिंदा बच गया था। लेकिन उस आदमी की लाश को देखकर जिसने मुझे दया दिखाई थी, मासूम लोगों की लाशों के बीच, मैं समझ गया कि मैं कितने क्रूअल एम्पायर के लिए लड़ रहा हूँ। वह अपने आसपास की तबाही और लोगों की चीखें सुन रहा था। अब वह अक्रेशा हॉस्पिटल के कमरे में था। लूका पानी में तैर रहा था, छत को घूर रहा था। जब एलेती ने पूछा कि मरने के इतने करीब होना कैसा लगा, लूका ने जवाब दिया कि ये तुम खुद बताओ, क्योंकि तुम ही मरने के करीब थे। एलेती ने गर्व से पूछा कि क्या लूका को कुछ मिला। लूका ने कहा कि उसे टाइटेनियम की हड्डियां और आर्टिफिशियल स्किन मिली है और कुछ सालों में उसका शरीर बिल्कुल नया हो जाएगा। फिर एलेती ने कहा कि उसे लगता है चीफ को उस जादुई इंसान के बारे में पता था। उसने बताया कि उन्हें इसलिए नहीं पता था क्योंकि ये एक टेस्ट था और सीनियर्स ने मदद नहीं की क्योंकि उन्हें लगा ये जरूरी नहीं है। लेकिन LLA को ये अजीब लगा कि वह और लूका दोनों बच गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। शायद उस जादुई इंसान का उन्हें मारने का इरादा ही नहीं था। ये सोचकर लूका सोच में पड़ गया। गेरिटा की बात याद करके लूका को लगा कि दुश्मन की गलती थी कि उसने उसे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि वह एम्पायर का सोल्जर था।
वह बेकार की दया ही वजह थी कि दुश्मन खत्म नहीं हो रहे थे, लूका गुस्से में सोचा। अचानक एलेकी ने पूछा कि तुमने उस बच्ची को क्यों छोड़ दिया, जिससे लूका हैरान हो गया। क्या तुम जवाब दे सकते हो? ये सुनकर लूका ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और कहा कि तुम बहुत बोलते हो, क्या नई जीभ उगाई है? दुख और पछतावे के साथ लूका ने कहा कि वह एक गलती थी और ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। एक इंस्ट्रक्टर ने अनाउंस किया कि ट्रेनीज ने अपने 4 साल की ट्रेनिंग में से 2 साल पूरे कर लिए हैं और उन्हें जूनियर्स के लिए मिसाल बनना चाहिए, खासकर लूका और एलए को, जो टॉप पर हैं। चश्मे वाले आदमी ने कहा कि लूका और एलए भविष्य में एम्पायर के सेंचुरियन बन सकते हैं। उसने समझाया कि इंपीरियल गार्ड में हर 1000 गार्ड्स को 10 हिस्सों में बांटा गया है, जिसका कमांडर एक चीफ सेंचुरियन होता है। जब चश्मे वाला गया, लूका ने सोचा कि बॉडी मैकेनाइजेशन के बाद उन्हें शायद 10वें सेंचुरी में भेजा जाएगा। भले ही वह सबसे नीचे की रैंक हो, लूका को लगा कि वहां जगह बनाना उसके लिए फायदेमंद होगा। ट्रेनिंग अरीना में 2 सोल्जर्स लड़ रहे थे। ने मैकेनाइज्ड हाथ से पंच मारने की कोशिश की, लेकिन लूका ने उसे रोक दिया। दोनों काफी देर तक लड़ते रहे। लूका ने माना कि वह पहले से मजबूत हो गया है, लेकिन फिर लूका ने एले के पैर पर लात मारी, जिससे वह गिर गया। मौका देखकर लूका ने एले के चेहरे पर पंच मारना चाहा। उसने पंच को बिल्कुल पहले रोक दिया, फिर बोला, ये 124वीं राउंड है और मेरी 124वीं जीत। ट्रेनिंग के बाद दोनों सितारों को देखने बैठे। एलेरी ने माना, मुझे लगा था इस बार मैं जीत जाऊंगा। लूका ने कहा, नए पार्ट्स मिलने से सब कुछ नहीं होता। एलेटी ने कहा, तुम सेंचुरियन बनने की बात के बाद से थोड़े सख्त हो गए हो। लूका ने कहा कि वह चाहता है कि उसके पास और एक्सपीरियंस हो। एलेकी ने पूछा, थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं करते? लूका ने जवाब दिया, तुम्हारी तरह मेरे पास वापस जाने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए मुझे हमेशा खुद से बेहतर बनना पड़ता है। उसने कहा, तुम्हारे पास हुनर है लेकिन मोटिवेशन नहीं है, तुमने गार्डियन बनना क्यों चुना? मुस्कुराया और बोला, मैं तो पुरानी सभ्यताओं को पढ़ने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट बनना चाहता था। लूका ने पूछा, तो फिर ऐसा करते क्यों नहीं? एलेकी ने कहा कि एम्पायर ने यह सब्जेक्ट बैन कर रखा है और उसकी फैमिली ये नहीं मानेंगे। लूका ने उसे बिगड़ा हुआ कहा और कहा कि गरीबों को तो ये भी नहीं पता होता कि अगला खाना मिलेगा या नहीं। एले को पता था लूका यही कहेगा। उसने कहा, मैं तो बस दोस्ती में बात शेयर कर रहा था, पर लूका ने उसे चेतावनी दी, ये एम्पायर की बुराई जैसा लग सकता है और तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। एले ने कहा, तुम भी तो मेरा एक राज छुपा रहे हो। लूका ने कहा, मैं सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि मेरा दुश्मन असली लड़का नहीं था। एले को घूरते हुए लूका ने कहा, मैं एम्पायर के लिए लॉयल हूँ और एम्पायर के दुश्मन मेरे भी दुश्मन हैं। उसने चेतावनी दी, तुम भी इससे अलग नहीं हो। ये सुनकर एले मुस्कुराया। जब एले के नीचे उतरा, उसने लूका को झूठा कहा। लूका को देखकर एलेके ने कहा, अगर तुम एम्पायर के लिए इतने ही फैनेटिकल होते तो तुम मुझे कब का मार चुके होते। जाते हुए एलेके ने कहा, खुद पर इतना सख्त मत बनो। गुस्से में लूका ने एलेज को बेवकूफ कहा और सोचा कि अगर ये ऐसे ही करता रहा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। 1 साल बाद एक सुनसान जगह पर सोल्जर्स मिशन पर थे। एलेकी ने दीवार को छूकर कहा, यह कितनी अजीब जगह है। दीवार से एनर्जी निकल रही है और ये करोड़ों साल पुरानी है। उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या ये कूल नहीं है? इंसान के होने से पहले भी ऐसी सभ्यताएं थीं जो सितारों तक पहुंच चुकी थीं। परेशान होकर लूका ने सोचा कि चेतावनी के बाद भी एलेकी ने हद पार कर दी। मिशन याद करके लूका ने कहा, सावधान रहो, अगर दुश्मन मिला तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन एलेकी ने कहा, कोई तो हमें बचाने आएगा। इससे लूका को डर लगा। अचानक कोई उनके पास आया और बोला, आज का दिन कल की वजह से है और पुराने रिकॉर्ड से हम भविष्य देख सकते हैं, इसलिए इतिहास में दिलचस्पी रखना सही है। वह क्लॉड रामोन था, एक और अमीर कैडेट। सफेद बाल और लाल आंखों के साथ क्लॉड ने कहा, तुम मुझे पसंद हो लूका, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? लूका ने लड़ने की पोजीशन ली और कहा, अगर तुम और पास आए तो मैं तुम्हें दुश्मन समझूंगा। क्लॉड ने उसे शांत होने को कहा और बोला कि मैं बस तुम्हें अपनी बहन से मिलवाना चाहता था क्योंकि तुम शायद उसके सीनियर बनोगे। एले हंसा और लूका ने उसे चुप रहने को कहा। अचानक जमीन हिलने लगी। लीडर ने कॉम्बैट फॉर्मेशन बनाने को कहा और बोला कि वह और क्लॉड आगे रहेंगे और एले की टीम सपोर्ट करेगी। पेड़ों के बीच एक चमकती हुई रोशनी देखकर लूका ने उसे पहचानने की कोशिश की। एक परछाई वहां खड़ी थी। उसके सर के ऊपर एक चमकता हुआ क्यूब था। लूका की आंखें डर से फट गईं जब उसने उस परछाई को पहचाना। वहां एक पैलेडिन था जिसने चमकती हुई चांदी की कवच पहनी थी। उन्हें महसूस करके वह पैलेडिन उनकी तरफ मुड़ गया। लूका और क्लॉड, जो 2 ट्रेनीज थे, डर गए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनकी छुपी अब खत्म हो गई है। अपना हाथ उठाकर पैलेडिन ने बिजली जैसी ताकत से एक तेज भाला बनाया और उसे सीधा सोल्जर्स की तरफ कर दिया। इतनी ताकत देखकर लूका ने चिल्लाकर क्लॉड से भागने को कहा, लेकिन वह नाइट बहुत तेज था। उसने बहुत तेजी से अपना हमला उनकी तरफ फेंक दिया। लूका कुछ कर नहीं पाया और डर के मारे देखता रहा कि कैसे क्लॉड को सीधा वह हमला लगा। क्लॉड पीछे गिरा और उसके शरीर से खून निकलने लगा। इस अचानक और खतरनाक हमले से डरकर लूका ने अपने दोस्त का नाम चिल्लाया।
हमला करने के बाद पैलेडिन वहां खड़ा रहा। नाइट का फेंका हुआ भाला एक पुराने खंभे की दीवार से जा टकराया। बस अपना हाथ हिलाकर पैलेडिन ने उस भाले को फिर से अपनी ताकत से घेर लिया और उसे वापस अपने हाथ में बुला लिया। लूका वहां जम गया था और जमीन पर पड़े क्लॉड के कांपते हुए शरीर को देख रहा था। उसे अपनी पहली की बातें याद आईं और वह डर गया। अब वह देख सकता था कि उसके दोस्त का क्या हाल हुआ था। भाला इतनी तेजी से आया था कि क्लॉड का आधा शरीर गायब हो चुका था। लूका ने जल्दी से अपनी मैकेनिकल आंख चलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। पैलेडिन को देखते हुए लूका मन ही मन दुआ कर रहा था कि उसकी आंख काम करे ताकि वह भाले की दिशा समझ सके। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियां उस नाइट की तरफ थीं जिसने तुरंत एक ढाल बनाकर खुद को बचा लिया। यह आइल और उसकी टीम थी जो लूका की तरफ बढ़ रहे थे और उसे वापस आने को कह रहे थे। पैलेडिन पर निशाना लगाए हुए ब्लॉन्ड लीडर इली ने कहा कि अब लड़ने का वक्त है और लूका को वहां खड़े न रहने को कहा। लूका जानता था कि इली सही कह रहा है, भागना नामुमकिन था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। अपनी लाल तलवार निकालकर लूका लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसे इंपीरियल गार्ड के सीनियर ऑफिसर्स याद आए और वह जानता था कि उसे बस रीइंफोर्समेंट्स आने तक वक्त निकालना है। लूका और पैलेडिन एक दूसरे को घूरने लगे और वक्त के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई। पैलेडिन ने फिर से अपना भाला लूका की तरफ फेंका। लूका ने थोड़ा बचने की कोशिश की, लेकिन भाला उसे छू गया और उसके हेलमेट का आधा हिस्सा तोड़ दिया। नाइट ने अपनी ताकत से भाले को मोड़ दिया, जिससे वह घूमकर पीछे से लूका की तरफ आया। भाले को इतनी तेजी से आते देख लूका समझ गया कि उसके पास बचने का वक्त नहीं है। उसे मौत का एहसास याद आया और कमांडर कस्टोरिया की आवाज याद आई कि इंपीरियल गार्ड को कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है। हिम्मत जुटाकर लूका ने अपनी तलवार से बचाव करने की तैयारी की। उसने अपनी तलवार से भाले को रोक लिया और सोचा कि पैलेडिन के अगले हमले से पहले उसे हमला करना होगा। टक्कर होते ही भाले के आसपास की ताकत टूट गई। एक धमाका हुआ और धूल उड़ने लगी। एली ने चिंता में लूका का नाम पुकारा। लूका की तलवार का एक टुकड़ा दूर जा गिरा। वह घूमता हुआ जमीन में जा धंसा। धमाके के बाद भी खड़े रहकर लूका ने देखा कि उसके हाथ में अब तलवार नहीं थी। भाले को रोकने की वजह से उसका हाथ टूट गया था। पैलेडिन के सामने खड़े होकर लूका अगले हमले के लिए तैयार हो गया। इस बार नाइट ने अपनी तलवार पकड़ी और उसके शरीर से नीली रोशनी निकलने लगी। एक तेज और खतरनाक हरकत में उसने तलवार चलाई, जिससे 3 निशान बने और वह ट्रेनीज की तरफ बढ़े। लूका मुश्किल से बच पाया, लेकिन उसका दायां हाथ कट गया। लेकिन वह हमला रुका नहीं। उसने लूका के पीछे खड़े बाकी सोल्जर्स को भी काट दिया। यह समझकर कि पैलेडिन का निशाना वह नहीं था, कैडेट ने पीछे मुड़कर अपने दोस्त को पुकारा जो हमले की चपेट में आ गया था। लूका को मौका न देते हुए पैलेडिन तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। डरा हुआ और वहां मरना न चाहते हुए लूका को कोई रास्ता नहीं दिखा। इस मुश्किल घड़ी में क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। वह चिल्लाया और पैलेडिन की तरफ कूद पड़ा जो फिर से हमला करने वाला था। तभी जंगल में कोई तेजी से आ रहा था। वह पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। लाल कपड़े पहने गार्ड जंगल में और अंदर गया। जैसे ही वह करीब आया उसने देखा कि लूका बिना तलवार के है और उसका एक हाथ भी नहीं है और पैलेडिन उसकी तरफ बढ़ रहा था। बस टकराने ही वाले थे। लूका ने देखा कि पैलेडिन का सिर किसी ने पकड़ लिया है। हैरान होकर कि गार्ड कब आया, लूका ने देखा और समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। तब उसे समझ आया कि इंपीरियल गार्ड उन्हें बचाने आ गए हैं। गार्ड ने पैलेडिन का सिर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। अपने पैर की ताकत बढ़ाते हुए गार्ड ने पैलेडिन के सिर को जमीन पर रगड़ दिया। एक हाथ से यह करते हुए उसने दूसरे हाथ से अपनी पिस्टल निकाली, नाइट की पीठ पर निशाना लगाया और कई गोलियां चला दी। यह सब करते हुए वह उसका सिर जमीन पर रगड़ता रहा। पुराने खंभे को देखकर इंपीरियल गार्ड मुड़ा और पैलेडिन को उसकी तरफ फेंक दिया, जिससे टकराने पर एक धमाका हुआ। दूर से लूका ने देखा कि टक्कर की वजह से खंभा हिल गया। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह बच गया है। धूल और धुएं के बीच गार्ड उसकी तरफ बढ़ा। जब गार्ड करीब आया और धुएं से बाहर निकला, लूका ने पहचान लिया कि यह एक सीनियर है। जोर से चिल्लाते हुए लूका खुशी से भर गया क्योंकि इंपीरियल गार्ड के आने से वह सुरक्षित था। लेकिन गार्ड के पीछे पैलेडिन ने जमीन पर पड़ी अपनी तलवार पकड़ी और फिर से खड़े होने की कोशिश की। पीछे मुड़कर सीनियर ने, जिसके शरीर से लाल रोशनी निकल रही थी, नाइट को घूरा। नाइट ने भी अपने टूटे हुए मास्क के पीछे से घूरा। पैलेडिन के सामने खड़े होकर गार्ड नई लड़ाई के लिए तैयार हो गया। नाइट अपनी तलवार के सहारे खड़े होकर फिर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर सीनियर ने पैलेडिन की तरफ इशारा किया। दूर से देखते हुए लूका सांस लेते हुए लड़ाई के बारे में सोचने लगा। एक इंपीरियल गार्ड और एक होली नाइट की लड़ाई। इस बीच जैसे ही दोनों हमला करने के लिए तैयार हुए, लूका सोचने लगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। उनके हथियार टकराए, जिससे एक तेज रोशनी और बड़ा झटका महसूस हुआ। दोनों ने एक दूसरे को घूरा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। बादल छाए हुए आसमान के नीचे दोनों हवा में लड़ रहे थे। जंगल के बीच में उनकी टक्कर से हुआ बड़ा धमाका दूर से दिख रहा था। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे थे। किसी को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था।
यह देखकर लूका ने सोचा कि सीनियर की लड़ाई ऐसी होती है, इतनी तेज कि आप हथियार की दिशा भी नहीं देख सकते। जैसे जैसे लड़ाई चलती रही, लूका गार्ड की जीत के लिए दुआ करता रहा। एक जोरदार हमला करते हुए गार्ड ने अपने हथियार की ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे पैलेडिन का हथियार टुकड़े टुकड़े हो गया। मौका देखकर सीनियर ने फिर से नाइट का सिर पकड़ लिया, अपने मैकेनिकल हाथ की ताकत को एक्टिवेट करते हुए, और दुश्मन के सिर पर बहुत ज्यादा दबाव बनाया। लेकिन जब गार्ड ने उसका हेलमेट पकड़ा हुआ था, पैलेडिन ने अपनी उंगलियों की ताकत का इस्तेमाल करके भाले को घेर लिया। वह भाला जो लूका के पीछे जमीन में धंसा था, फिर से ताकत से घिर गया। यह समझकर लूका ने डर के मारे भाले की तरफ देखा। क्लॉड को याद करके लूका ने सोचा कि सीनियर को भाले की रफ्तार और ताकत का पता नहीं है और वह वक्त पर नहीं बच पाएगा। एक हाथ न होने और मजबूर होने की वजह से लूका जानता था कि अगर गार्ड हार गया तो उसका भी अंत हो जाएगा। अपना पैर हिलाकर लूका ने इसे रोकने का रास्ता ढूंढा। जब भाला जमीन से निकलकर सीनियर की तरफ चला, लूका ने अपना पैर उसके आगे कर दिया, जो पूरी तरह कट गया। उसके निशाने से चूकने की दुआ करते हुए अब बस इंतजार करना बचा था। पैलेडिन का सिर पकड़े हुए गार्ड ने अपनी तरफ आते भाले को देख लिया। वह उसके पास से निकल गया। भाला निशाने से चूक गया तो पैलेडिन ने गार्ड की कुल्हाड़ी पकड़ ली, अपने हाथ में बहुत ताकत भरते हुए। पैलेडिन का इरादा देखकर गार्ड ने अपना हथियार छोड़ दिया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। दुश्मन को मुक्का मारने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही पैलेडिन ने अपने हाथ में ताकत बढ़ाई, गार्ड ने पूरी ताकत से मुक्का मारा, जो पैलेडिन के सिर पर लगा। टक्कर से पैलेडिन जमीन पर जा गिरा, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। धमाके के मलबे के बीच लूका सांस लेते हुए पड़ा था। उसका दायां हाथ और पैर गायब थे, इतना कमजोर कि वह देख नहीं सकता था कि कौन जीता। किसी को आते हुए महसूस करके उसने दुआ की कि वह इंपीरियल गार्ड हो। आंखें बंद करके लूका ने सुना कि उसके पास वाला इंसान कह रहा है कि उसने अच्छा काम किया। आवाज ने कहा कि लूका की वजह से वह पैलेडिन को खत्म कर पाए। फिर पूछा कि क्या लूका के पेट पर कोई जख्म है। लूका ने जवाब दिया कि पैलेडिन के हमले से बचने की कोशिश में वह घायल हो गया था। गार्ड ने उसे बेस तक ले जाने में मदद की पेशकश की। गार्ड को देखकर लूका हैरान और परेशान था। यह लीजन था, एक पूरे शरीर का मैकेनिकल कवच जिसे लड़ाई के लिए बनाया गया था, जो पहनने वाले को एक खतरनाक हथियार बना देता था। हर ट्रेनी का सपना होता था कि उसे यह मिले। जैसे ही गार्ड ने अपना हाथ बढ़ाया, लूका ने देखा कि उसका सिर नहीं है। लूका ने सोचा कि क्या गार्ड जिंदा है, पर बिना दिमाग के। सोचने लगा कि क्या वह मशीन है या इंसान। एक अजीब आवाज में गार्ड ने, जिसे अभी तक पता नहीं चला था, अपना सिर ढूंढने की कोशिश की, यह सोचते हुए कि क्या वह सच में गायब हो गया है। यह समझकर कि उसका सिर गायब है, गार्ड जोर से चिल्लाया, फिर अपने घुटनों पर गिर गया। जिंदगी का कोई निशान नहीं बचा था। यह देखकर लूका ने सोचा कि क्या वह हमेशा से ऐसा मॉन्स्टर बनना चाहता था। अपने शरीर को देखकर लूका ने महसूस किया कि वह कांप रहा है और ठंडा पड़ रहा है, यह सोचते हुए कि क्या वह मदद आने तक जिंदा रहेगा। जमीन पर मरे हुए गार्ड के कवच के साथ पड़े हुए लूका ने सोचा कि क्या यह आखिरी चीज है जो वह देख रहा है। लेकिन कोई पास आया और लूका से पूछा कि क्या वह ठीक है। यह लेई था, जो पैलेडिन के हमलों से बच गया था और अपने दोस्त को ढूंढने आया था। लूका ने अपने दोस्त लेई से बाकियों के बारे में पूछा। लेई ने जवाब दिया कि उन दोनों के अलावा सब मर चुके हैं। मरे हुए गार्ड के पास बैठकर ब्लॉन्ड लेई ने लूका से पूछा कि उसके जख्म कितने गहरे हैं। लूका ने जवाब दिया कि वह जल्द ही खत्म हो जाएगा। जमीन पर पड़े हुए लूका ने लेई से पूछा कि अब वह क्या करने का इरादा रखता है, जिससे उसका दोस्त हैरान हो गया। लूका ने यह भी कहा कि जो जिंदगी वह हमेशा से चाहता था वह उसके सामने है, जबकि लेई बस सुनता रहा और कुछ नहीं बोला। क्षितिज की तरफ देखते हुए लूका ने लेई से कहा कि जो वह चाहता है वह एम्पायर में हासिल नहीं हो सकता। ठंडे पसीने में लूका ने कहा कि अगर यही लेई की ख्वाहिश है तो उसे अपना सपना पूरा करने के लिए कोरेट या बेलाटो जाना चाहिए। बिना जवाब दिए लेई ने सुना जब लूका ने कहा कि जैसे ही रीइंफोर्समेंट्स आएंगी उन्हें एम्पायर वापस जाना होगा, इसलिए लेई को जल्दी करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद लेई खड़ा हो गया। सांस लेते हुए और ताकत खोते हुए लूका ने लेई को देखा, जो जंगल की तरफ जा रहा था। उसने सोचा कि एम्पायर का कोई भी नागरिक लेई से जलेगा कि उसके पास उसके जैसा परिवार है। उस रात को याद करके जब उन्होंने तारे देखे थे, लूका ने सोचा कि वह लेई को समझ नहीं सकता। लेकिन जब लेई ने अपने सपनों के बारे में बात की, तभी उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। इसलिए दिल से लूका ने यही चाहा कि लेई अपनी मर्जी की जिंदगी जिए, और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक लूका ने महसूस किया कि कोई उसके कटे हुए हाथ पर कपड़ा दबा रहा है। जब लूका ने आंखें खोली तो देखा कि वह लेई था, और उसने पूछा कि वह बेवकूफ क्या कर रहा है। मुस्कुराते हुए लेग ने कहा कि लूका को उस हालत में देखकर उसे डर लग रहा था कि कहीं लूका सच में वहां मर न जाए। उसने कहा कि अगर लूका की जान चली जाती तो वह कभी चैन से नहीं जी पाता। लूका ने लंबी सांस ली और सोचा कि लेग कितना बड़ा बेवकूफ है। तभी उसने रेस्क्यू क्राफ्ट को अपनी तरफ आते देखा। कुछ समय बाद लूका बैठा हुआ एक कॉमिक बुक पढ़ रहा था, जिसमें एक स्टारशिप के हमले की कहानी थी। तभी ली अचानक वहां आया और पूछा कि क्या लूका नए पार्ट्स ढूंढ रहा है, जिससे लूका चौंक गया।
मैगजीन की तरफ इशारा करते हुए लीग ने F-24 मॉडल लेने की सलाह दी और बताया कि वह जल्दी एडजस्ट हो जाता है और लूका के पास जो है उससे कहीं बेहतर है। लूका ने मैगजीन बंद की और सीट पर रख दी। उसने अपने दोस्त को देखा और कहा कि उसे ऐसे डराना बंद करे। लीग ने तुरंत माफी मांग ली। एम्पायर वापस आने और इलाज के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने लूका से पूछताछ की। उन्होंने उस घटना के बारे में पूछा जिसमें 3 कैडेट्स और एक गार्ड की जान चली गई थी, जिसे उन्होंने दी एनकाउंटर विद द करीदा पैलेडिन का नाम दिया था। लेकिन यह सिर्फ लूका का अंदाजा था। असल में लूका को किसी और वजह से बुलाया गया था। लीग ने बताया कि उस जगह पर एक पुरानी चीज मिली है। उस घटना को याद करते हुए लूका को पैलेडिन के पास वह हवा में तैरता हुआ क्यूब याद आया और उसे लगा कि वही सबकी वजह है। लीग को देखते हुए लूका ने पूछा कि उस चीज को कौन ले जाएगा। उसके दोस्त ने कहा कि उसने सुना है कि स्पेशलिस्ट की टीम भेजी गई है। फिर गंभीर होकर लीग ने बताया कि अगर अलायंस ने वह चीज और जगह देने से मना किया तो एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। अगर एम्पायर और कैरिटस लड़ते हैं तो बेलादा बिना कुछ किए फायदा उठा लेगा। इसलिए छोटी छोटी लड़ाइयां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। लेकिन लूका ने बात काट दी और कहा कि उसे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस ऑर्डर मानना और लड़ना चाहता है। इंपीरियल गार्ड के मेंबर को यही करना चाहिए। लूका को याद आया कि उसने उस सीनियर के बारे में रिपोर्ट किया था जिसका सर कट गया था और कैसे कैप्टन ने उसे सिर्फ एक भ्रम कहकर टाल दिया था। उसे लगा कि क्या सच में ऐसा था, लेकिन कैप्टन का रिएक्शन कुछ और ही कह रहा था। सोच में डूबा लूका जानता था कि उसके बहुत सारे सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं, लेकिन वह इतना बेवकूफ नहीं था कि बिना वजह जांच पड़ताल करे, खासकर तब जब हेडक्वार्टर्स ने जवाब देने से मना कर दिया हो। कैडेट ट्रेनिंग फैसिलिटी में एक ऐसी जगह थी जो वहां के माहौल से बिल्कुल अलग थी। यह विजिटिंग रूम था जहां सोल्जर्स अपने परिवार और दोस्तों से मिल सकते थे। लूका ने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ आएगा। एक गरीब अनाथ आश्रम से होने के कारण उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उससे मिलने आएगा। उसने अपने सामने खड़ी सफेद बालों वाली लड़की को देखा। वह लड़की लिलियन रमोन्स थी, क्लॉड की बहन। लूका ने सोचा कि वह उससे मिलने क्यों आई है। घटना को याद करते हुए लूका को लगा कि वह अपने भाई की मौत के बारे में पूछने आई होगी, क्योंकि लूका टीम लीडर था। लिलियन ने उसे चिंता न करने को कहा और बताया कि जब क्लॉड एम्पायर में भर्ती हुआ था तभी से उनका परिवार इसके लिए तैयार था। कॉफी पीते हुए लिलियन ने कहा कि वह बस उससे मिलने आई है। उसने बताया कि क्लॉड अक्सर उसके बारे में बात करता था और उसे बाकी कैडेट्स में सबसे टैलेंटेड दोस्त कहता था। उसका भाई चाहता था कि वे दोनों मिलें। लूका ने लिलियन से पूछा कि क्या वह उसके पुराने बैकग्राउंड के बारे में जानती है, तो उसने कहा कि उसे यही पसंद है। इस मामले में फॉर्मेलिटीज बहुत कम थी। लूका ने नोट किया कि वह सच में उसे जानना चाहती है। लिलियन ने पूछा कि क्या उसे एक दूसरे को जानने का आइडिया पसंद नहीं आया। लूका ने पूछा, सिर्फ मैं ही क्यों? लिलियन ने कहा कि क्या उसके भाई की इच्छा काफी नहीं है। उसने आगे कहा कि उसे लगता है यह लूका के लिए फायदेमंद होगा। सोच में पड़े लूका ने इस बात को माना। उस जैसे इंसान का एक नोबल लड़की से शादी करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उसने सोचा कि उसने जिंदगी में सफल होने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर एक नोबल से शादी करने से वह अपने मकसद के करीब पहुंचता है तो वह यह करेगा। लेकिन यह सब बहुत आसान लग रहा था, जिससे लूका को शक होने लगा। लिलियन को जवाब देते हुए लूका ने ऑफर ठुकरा दिया, जिससे वह हैरान रह गई। जैसे ही वह खड़ा हुआ और जाने के लिए मुड़ा, लूका ने उस लड़की को अलविदा कहा। उसने सोचा कि वह हमेशा ईली को बेवकूफ समझता था, जो एम्पायर से भागने की कोशिश करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद सिर्फ एक एहसास पर फैसला लेगा। लूका को यकीन था कि लिलियन एक नोबल होने के नाते इसे अपना अपमान समझेगी। उसने उम्मीद की कि इससे चीजें और खराब न हों। अचानक लिलियन लूका के पास आई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे लूका बिल्कुल तैयार नहीं था। शर्माते हुए और हाथ पकड़े हुए लिलियन ने कहा कि शायद उसने जल्दी कर दी। उसने कहा कि क्यों ना हम पहले दोस्त बने। अभी भी हैरान, लूका ने लिलियन को देखा और कहा कि उसका वह मतलब नहीं था। लिलियन ने लूका का हाथ छोड़ दिया और दूसरी तरफ भागते हुए कहा कि वह जल्द ही वापस आएगी। अपने हाथ को देखते हुए लूका सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि लिलियन से पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा। कुछ समय बाद एम्पायर के फिजिकल ट्रेनिंग हॉल में लूका और एक पोनीटेल वाला आदमी एक दूसरे के सामने खड़े थे। वह आदमी किनवान था, इंपीरियल गार्ड का कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर। वह हंसा और कहा कि उसने नहीं सोचा था कि कैडेट खुद उसके पास आएगा। लूका ने कहा कि वह उससे सीखना चाहता है, लेकिन किनवान ने कहा कि लूका के टैलेंट के आगे वह और कुछ नहीं सिखा सकता, और उसने कहा कि उसने लूका से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैडेट्स कम ही देखे हैं। लूका ने जवाब दिया कि वह सिर्फ कैडेट्स में बेस्ट बनकर खुश नहीं है, लेकिन किनवान ने लूका को जल्दी न करने की सलाह दी। किनवान बाकी इंस्ट्रक्टर्स से अलग था, बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर भी वह उन चीजों पर भरोसा करता था जिन्हें लूका सस्ती मशीन समझता था। हालांकि लूका के मैकेनिकल पार्ट्स बेहतर थे, लेकिन उसके पास किनवान जैसा हुनर नहीं था। अपनी मुट्ठी भींचते हुए लूका ने इस मौके के लिए शुक्रिया अदा किया। वह जानता था कि अगर वह किनवान को नहीं हरा सकता तो पैलेडिन का सामना नहीं कर पाएगा। किनवान ने कहा कि लूका ने उसे कोई और रास्ता नहीं छोड़ा और हमला करने का इशारा किया। लूका तेजी से किनवान की तरफ बढ़ा और पंच मारने की तैयारी की। बिना ज्यादा मेहनत किए किनवान ने लूका का पंच मोड़ दिया और पूछा कि क्या वह अपने नए मैकेनिकल पार्ट्स को टेस्ट कर रहा है।
जब लूका ने दूसरा हमला किया तो उसने सोचा भले ही यह रिटायर्ड गार्ड है, किन्वान को यह चोट महसूस तक नहीं होगी। लूका ने किन्वान पर हमलों की बारिश कर दी, उसे सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। पास आकर लूका ने अपने ओपोनेंट की तरफ छलांग लगाई ताकि एक ही हमले में सब खत्म कर सके। उसने अपना हाथ किन्वान की तरफ बढ़ाया। किन्वान ने अपना हाथ बढ़ाया और बस लूका को देखता रहा, कोई हमला नहीं किया। किन्वान की स्लीव पकड़कर लूका ने उसका हाथ नीचे खींच लिया, रास्ता साफ करने के लिए। उसने एक और जोरदार हमले की तैयारी की और अपने दिमाग में जीत का ऐलान कर दिया। बिना किसी भाव के किन्वान बस हमले को अपनी तरफ आते देख रहा था। जैसे ही हमला लगने वाला था, किन्वान ने अपनी मैकेनिकल आंख एक्टिवेट कर दी। अचानक लूका ने खुद को हवा में उल्टा पाया, जैसे किसी ने उसे जोर से पटक दिया हो। पूरी तरह चौंक कर और कुछ न समझ पाते हुए लूका ने सोचा कि वह हवा में कैसे आ गया। उसने जल्दी से अपना हाथ जमीन पर रखा ताकि संभल सके। लूका ने सोचा यह मुझे नहीं रोक सकता, और उसने किन्वान के चेहरे पर उल्टा किक मारा। तैयार खड़े किन्वान ने तेजी से लूका का पैर और टखना पकड़ लिया। फिर एक पल में लूका को फिर से पटक दिया गया और वह दूर जा गिरा। जमीन पर कई बार गिरने के बाद वह रुका। डर से किन्वान की तरफ देखते हुए लूका ने सोचा कि आखिर हुआ क्या। लूका के पास आकर किन्वान ने कहा कि ओपोनेंट की ताकत को न समझने के अलावा लूका लड़ाई के बीच में ध्यान भटका रहा था। जमीन पर पड़े लूका को देखते हुए किन्वान ने पूछा, इतनी जल्दी में क्यों हो? लूका को समझ आया कि उसके नजरिए से उसका पहला हमला किन्वान की ठोड़ी पर सीधा लगना चाहिए था, लेकिन जिस पल किन्वान ने हमले के दौरान उसके हाथ को छुआ, लूका का शरीर सुन्न हो गया था। ऐसा लगा जैसे उसका अपने शरीर पर कंट्रोल खत्म हो गया हो। उसके अपने हमले की एनर्जी उसी पर वापस आ गई थी। लूका ने किन्वान से पूछा कि वह कौन सा मूव था। किन्वान ने कहा कि यह उसकी पर्सनल डिफेंस टेक्निक है। जमीन से जल्दी उठते हुए लूका ने उत्सुकता से पूछा कि क्या वह यह टेक्निक सीख सकता है। कांपते हुए हाथ के साथ किन्वान ने लूका को देखा और पूछा कि क्या इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वह सच में इसे सीखना चाहता है। किन्वान ने यह भी कहा कि शॉर्टकट लेने की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और उसके हाथ से खून की एक बूंद जमीन पर गिरी। एक बार फिर दोनों अरीना में दिखे, अब बैठकर एक दूसरे के सामने। किन्वान ने पूछा कि लूका ने लड़ाई से क्या सीखा। लूका ने कहा कि उसे फंसा लिया गया और उसका शरीर पर से कंट्रोल चला गया। क्या तुम बता सकते हो कि यह आरसी का कॉम्बैट मेथड था? लूका ने पूछा कि क्या यह मेथड आमतौर पर डाकू यूज नहीं करते। लूका ने सुझाव दिया कि इसे मिलिट्री स्टैंडर्ड्स में शामिल करना चाहिए, लेकिन किन्वान ने कहा कि इस मेथड में 3 समस्याएं हैं। लूका ने पूछा कि क्या एक समस्या इसे सीखने की मुश्किल है। किन्वान ने हाँ कहा, लूका की तारीफ की और फिर दिमागा से जुड़ी एक समस्या का जिक्र किया। फिर से किन्वान ने हाँ कहा, लेकिन बताया कि लूका अभी तीसरी समस्या नहीं जान सकता। लूका ने कहा कि भविष्य में वह इसे सीखने की कोशिश करेगा। जैसे ही किन्वान खड़ा हुआ, उसने लूका से कहा कि यह फैसला उसका नहीं है। फिर पूछा कि क्या लूका जानता है कि उस पर कितना पैसा खर्च किया गया है। लूका भी खड़ा हुआ, जवाब देने की कोशिश की, लेकिन किन्वान ने उसे बीच में टोक दिया। इंस्ट्रक्टर ने लूका को जवाब देने को कहा और समझाया कि इस टेक्निक की ट्रेनिंग से दिमागर को नुकसान होता है, और पूछा कि क्या लूका कसम खा सकता है कि वह इसे कभी यूज नहीं करेगा। किन्वान की पीठ को देखते हुए लूका जानता था कि अगर वह झूठ बोलेगा तो किन्वान पकड़ लेगा। लूका ने माना कि वह कसम नहीं खा सकता, लेकिन कोशिश करेगा कि इस टेक्निक का यूज न करे। इससे किन्वान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इंस्ट्रक्टर मुड़ा, अभी भी मुस्कुराते हुए, और लूका के कंधे पर हाथ रखा। उसने लूका से कहा कि उसे उसकी ईमानदारी पसंद आई, जिससे सोल्जर चौंक गया। अचानक इंस्ट्रक्टर ने लूका के पैरों पर हमला किया। लूका कुछ कर पाता उससे पहले ही वह जमीन पर था। रिंग के दूसरे कोने में जाते हुए किन्वान ने लूका से कहा कि अब से हमेशा हमले के लिए तैयार रहो। तभी उसने समझाया, लूका किसी भी हालत के लिए तैयार होगा। लूका किन्वान को देखते हुए पूछने लगा, क्या इसका मतलब? किन्वान ने घूर कर देखा और बात काट दी। जल्दी उठो, उसने हुक्म दिया। मुझे वह लोग पसंद हैं जो जल्दी सीखते हैं। कुछ देर बाद एलेकी ने चिंता से पूछा कि क्या लूका ठीक से सो रहा है। लूका के दोस्त ने थके हुए चेहरे और आंखों के नीचे बड़े काले घेरों के साथ उसे देखा। जैसे ही दोनों कॉरिडोर में चले, लूका ने एले को जवाब दिया कि वह बस बिजी था। उसने अपने मन में सोचा कि किन्वान के साथ ट्रेनिंग शुरू हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन किन्वान ने उसे सीधे कुछ नहीं सिखाया। इसके बजाय इंस्ट्रक्टर ने उसे खुद देखने और सीखने को कहा था। समझाया कि ARCE कॉम्बैट अलग है और यूजर की क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करता है। यह कॉम्बैट का एक बेहतर रूप है जो सेकंड्स में सबसे एफिशिएंट मेथड बनाने के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करता है। यह असल में दिमाग का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। इस बीच लूका ने पूछा कि एलए का मिशन कैसा रहा। एलेटी ने कहा कि कुछ खास नहीं था। चलते हुए ईला ने जिक्र किया कि हाल ही के मिशंस आसान थे। लूका ने सुझाव दिया कि अलायंस सावधान होगी। लूका ने फिर एला से पूछा कि क्या यही वजह है कि कमांडर आसपास नहीं है। अलेस ने जवाब दिया कि उसने अपने परिवार से इस बारे में सुना है। लूका ने पूछा कि क्या कमांडर को बुलाने के लिए कम से कम बगावत होनी चाहिए। एले ने हाँ कहा। लूका चिंतित दिखा। एले हालांकि ने कहा कि उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, बस इतना कि एक ग्रुप ने बगावत की योजना बनाई है। चिढ़कर लूका ने उस ग्रुप को बेवकूफ कहा जो अलायंस के खिलाफ जंग के बीच में सिविल वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं।
चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसी समस्याओं को नजरअंदाज करने की गलती की तो वह अंदर से सड़ जाएंगे। यह सुनकर लूका ने इले को दीवार से लगा दिया और उसके चेहरे पर पंच मारने की तैयारी की। धमकी भरे लहजे में लूका ने एले से कहा कि वह उसके एम्पायर छोड़ने की इच्छा को नजरअंदाज कर देगा, लेकिन उसे दुश्मन बनते हुए नहीं देख सकता। डरा हुआ और सांस फूलते हुए एलेक ने कहा कि उसने भी गार्ड का एटीट्यूड टेस्ट पास किया है, लेकिन उसे लगता है कि एम्पायर के लिए यह जानना जरूरी है। उसने लूका से शांत होने की गुजारिश की। एले को छोड़ते हुए लूका ने उसे शक भरी बातें न करने को कहा, क्योंकि वह एले का नाम रेबेल लिस्ट में नहीं देखना चाहता था। मुस्कुराते हुए एले ने लूका को रिलैक्स होने को कहा और तोहफे के तौर पर वीकेंड पर उसका खाना खिलाने का ऑफर दिया। लेकिन एली को देखे बिना लूका ने कहा कि उसके पास पहले से प्लान्स हैं और अपने दोस्त से कहा कि उससे बात न करे क्योंकि यह परेशान करने वाला है। अभी भी हॉलवे में इलाई ने लूका से पूछा कि क्या उसके प्लान्स किसी लड़की के साथ हैं, लेकिन लूका ने बस उसे जाने को कहा। कुछ समय बाद अक्रीशिया के नीचे वाले सेक्टर में लूका और किनवन दोनों ने वहां वापस आने पर पुरानी यादें ताजा की। लूका ने कहा कि जब से वह सोल्जर बना है उसने कभी उस स्लम में वापस आने का नहीं सोचा था। जैसे किनवन ने लूका को उत्सुकता से देखा, दो लड़ते हुए आदमियों के पास से गुजरते हुए लूका ने नहीं सोचा था कि इंस्ट्रक्टर उसे इस जगह लाएगा। सारा थर्मल वेस्ट और गर्मी नीचे वाले सेक्टर में छोड़ दी जाती थी। जब लूका छोटा था वह हर वक्त वही हवा लेता था और महसूस करता था कि अगर वह उस जगह से नहीं निकला तो जिंदगी भर लूजर रहेगा। किनवन द्वारा बुलाए जाने पर ध्यान भटका हुआ लूका वापस इंस्ट्रक्टर की तरफ मुड़ गया, जो एक गली में खड़ा था। गली से गुजरने के बाद वह एक थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचे। दुकान की खिड़कियों को देखते हुए लूका ने पूछा कि क्या यह ब्लैक मार्केट है, और जिक्र किया कि कुछ क्यूरियस बच्चे यहाँ से कभी वापस नहीं आए। जब किनवन ने पूछा कि क्या लूका यहाँ पहली बार आया है, लूका को समझ आया कि इंस्ट्रक्टर इस जगह को उससे बेहतर जानता है। अपने हाथ को देखते हुए लूका को याद आया कि किनवन ने उसे लो क्वालिटी हाथ और पैर यूज करने को कहा था, और वह सोचने लगा क्यों। लूका के सामने किनवन ने उसे तैयार होने को कहा। हॉलवे के अंत में दो गार्ड्स एक दरवाजे के सामने खड़े थे। जब लूका और किनवन करीब आए तो एक गार्ड ने उन्हें रुकने को कहा। किनवन ने जवाब दिया कि वह सुपरवाइजर से बात करना चाहता है। यह सुनकर गार्ड ने पूछा कि क्या किन युएन उस जगह के बॉस एलेफ को जानता है। किन युएन ने कहा नहीं, वह बस उससे मिलना चाहता है। गार्ड ने फिर अपनी पिस्टल निकाली और किनवन के सर पर पॉइंट कर दी और पूछा कि क्या वह पागल है। किनवन बस इस हालत पर मुस्कुराया। इस बीच लूका तेजी से आगे बढ़ा और गार्ड को नीचे गिरा दिया। अभी भी गिरते हुए गार्ड यह न समझते हुए कि क्या हुआ ऊपर देखा और समझ गया कि यह वह लड़का था। जैसे ही वह जमीन पर गिरे दूसरा गार्ड उनकी तरफ मुड़ा, लेकिन लूका ने जमीन पर पड़े गार्ड को पहले ही हथियारहीन कर दिया था और उस पर बंदूक तानकर उसे न हिलने को कहा। मुस्कुराते हुए किनवन ने घबराए हुए गार्ड से पूछा कि क्या अब उसे हालत समझ आई, फिर उसे जल्दी एलेफ को लाने को कहा। दोनों गार्ड्स ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए। क्विनोन को देखते हुए लूका ने पूछा कि अगर वह काफी तेज न होता तो क्या करता। क्विनोन ने कहा कि वह कोई और रास्ता ढूंढ लेता। इस बीच लूका ने इधर उधर देखा और पूछा कि यह जगह कौन सी है। मुस्कुराते हुए क्विनोन ने जवाब दिया कि यह एम्पायर की सबसे गर्म जगह है, जिससे लूका कंफ्यूज हो गया। लूका की कंफ्यूजन देखकर क्विनोन ने मुस्कुराते हुए बताया कि यह कोलोसियम है। अंदर दो गार्ड्स एक बंद कमरे के बाहर खड़े थे। कमरे के अंदर लूका और क्विनोन तीन और आदमियों के सामने बैठे थे। एक मोटा आदमी सूट पहने आगे बैठा था और बाकी लोग उसके पीछे बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े थे। मोटे आदमी की तरफ देखते हुए क्विनोन ने लूका की तरफ इशारा किया और उसे मैच में लेने को कहा। क्विनोन ने जोड़ा कि अगर लूका लड़ते हुए मर भी जाए तो कोई बात नहीं, और तब लूका को समझ आया कि उसे लो ग्रेड इक्विपमेंट की जरूरत क्यों थी। बात सुनते हुए मोटे आदमी ने अपनी सिगरेट का कश लिया। अचानक मोटे आदमी ने जलती हुई सिगरेट क्विनोन की तरफ फेंक दी। तेजी से लूका ने वह सिगरेट पकड़ ली जो क्विनोन के सीने पर लगने वाली थी, जबकि क्विनोन बिना हिले वहीं खड़ा रहा। इस बीच उन्होंने देखा कि दोनों गार्ड्स ने अपनी बंदूकें उनकी तरफ तान रखी थीं। मोटे आदमी ने कहा कि उन्होंने गलत समझा और दावा किया कि उसने उन्हें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि उनसे छुटकारा पाना आसान हो। सिचुएशन को समझते हुए लूका जान गया कि यह सिर्फ एक धोखा है। अगर मोटे आदमी को उनकी बात नहीं सुननी होती तो वह उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर सकता था, और अब तीन बंदूकें उनकी तरफ थीं, बाहर खड़े दो गार्ड्स को गिने बिना। सोचते हुए कि उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए, लूका ने लात मारी। उसने टेबल को मोटे आदमी की तरफ पलट दिया, उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए, जिससे मोटा आदमी और उसके बॉडीगार्ड्स हैरान रह गए। जैसे ही टेबल टूटी, लूका अपने दुश्मनों की तरफ लपका। लूका ने मोटे आदमी को चोक होल्ड में पकड़ लिया और उससे बंदूक छीन ली। मोटे आदमी की बंदूक से लूका ने बॉडीगार्ड्स पर निशाना लगाया। तेजी से हर एक के सर पर गोली मारी और उन्हें गिरा दिया। गोली की आवाज सुनकर बाहर के गार्ड्स कमरे में दौड़े कि क्या हुआ, लेकिन लूका पहले से ही तैयार था और बंदूक ताने खड़ा था और उन दोनों को भी ऊपर भेज दिया। लेकिन यह सब लूका की मैकेनिकल आंख का एक सिमुलेशन था। क्विनोन ने फिर उस जगह के पुराने मालिक के बारे में पूछा। मोटे आदमी ने पूछा कि क्या क्विनोन टोरा को जानता है और बताया कि टोरा मैच फिक्स करते हुए पकड़ा गया था और उसके बाद उसका खेल खत्म हो गया।
क्विनोन ने कहा कि यह अच्छा सौदा था क्योंकि मोटे आदमी ने टोरा को गिराकर कोलोसियम पर कब्जा कर लिया। ये आम बात थी क्योंकि टोरा ने भी वही किया था। क्विनोन के करीब आकर एलेफ ने अपनी बंदूक क्विनोन के सर पर रखी और पूछा कि वह इतना सब कैसे जानता है। लेकिन इस बार गंभीर चेहरे के साथ क्विनोन ने एलेफ से कहा कि शांत हो जाए वरना उसे टोरा से मिलने आफ्टर लाइफ में जाना पड़ेगा। यह सुनकर एलेफ डर गया। फिर अपने गार्ड्स को हथियार नीचे करने को कहकर एलेफ वापस बैठ गया। अपना चश्मा ठीक करते हुए एलेफ ने पूछा कि क्या क्विनोन सिर्फ इतना चाहता था कि लुका मैच में हिस्सा ले। लुका को देखते हुए एलेफ ने कहा कि लुका का शरीर लड़ाई के लिए नहीं बना है और वह जल्दी ही खत्म हो जाएगा। एलेफ ने लुका को मैच में लेने के लिए हाँ कर दी, लेकिन बदले में कुछ मांगा। इसलिए क्विनोन ने टोरा की तिजोरी का ऑफर दिया, यह कहते हुए कि उसे उसका पता मालूम है और एलेफ के पास टोरा की आंख है। एलेफ अब चिंतित होकर सोचने लगा कि क्विनोन कौन है और वह इतना सब कैसे जानता है। मुस्कुराते हुए क्विनोन ने कहा कि वह बस अतीत का एक आत्मा है और एलेफ को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलेफ ने क्विनोन को वीआईपी ट्रीटमेंट का ऑफर दिया, जिसे क्विनोन ने मान लिया। फिर मांग की कि वह लुका को उनके सबसे बेहतरीन फाइटर के खिलाफ लड़ाई। क्विनोन को देखते हुए लुका को एहसास हुआ कि उसे अभी इंस्ट्रक्टर से बहुत कुछ सीखना बाकी है, जो बिना हिले किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। कोलोसियम के वेटिंग रूम में क्विनोन एक टैबलेट को घूर रहा था। उसने लुका को याद दिलाया कि लड़ाई 2 घंटे में है और लुका ने पूछा कि तिजोरी में क्या है। क्विनोन ने जवाब दिया कि उसके अंदर की चीज एलेफ की जिंदगी बदल सकती है और जोड़ा कि वह लुका को उसकी जीत के बाद सब समझाएगा। लुका को टैबलेट दिखाते हुए क्विनोन ने बताया कि उसका ओपोनेंट गैब्रियल है, जिसे आयरन फिस्ट कहते हैं। क्विनोन ने चेतावनी दी कि कोलोसियम के फाइटर्स को भविष्य की परवाह नहीं होती और वह जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। लुका को याद दिलाया कि शायद वह एक सीधा वॉर भी न झेल सके। लुका को देखते हुए क्विनोन ने उसे ध्यान देने को कहा, क्योंकि वह आरसी के लड़ने के तरीके की बुनियाद समझाने वाला था। अपना हाथ ढीला छोड़ते हुए क्विनोन ने लुका से कहा कि जो उसके पास है उसी में संतुष्ट रहे। यह सुनकर लुका ने कहा कि उसने सीखा है कि संतुष्टि का मतलब हार है, लेकिन क्विनोन ने जवाब दिया, पानी कभी टूटता नहीं, वह अपना आकार बदल लेता है। क्विनोन ने फिर कहा कि वह लुका को उसके पहले एग्जाम से देख रहा है और लुका की क्षमता को देखकर उसे ढूंढना सही फैसला था। लुका ने कहा कि क्विनोन बस उसकी तारीफ कर रहा है। क्विनोन ने लुका के कंधे पर हाथ रखा और बात मान ली। मुस्कुराते हुए क्विनोन ने कहा कि यह शायद आखिरी बार हो सकता है जब वह लुका को देखेगा। लुका ने वापस मुस्कुराया जब लाइट्स ने मेन अरीना को रोशन कर दिया। जैसे ही लुका अरीना की तरफ बढ़ा, अनाउंसर ने उसे अपनी पहली लड़ाई में ही गैब्रियल को चुनौती देने के लिए बहादुर कहा। उसने लुका का मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि लड़का अभी भी दूध की बोतल पी रहा है, और उसे गुड बॉय कहा, एक ऐसा नाम जो लुका को बहुत बुरा लगा। जैसे ही लुका भीड़ के बीच से गुजरा, उसने बहुत सारे बूझ सुने और लोग पूछ रहे थे कि उसे यहाँ किसने आने दिया। इधर उधर देखते हुए लुका ने देखा कि कई दर्शक उसे बर्बाद होते देखने के लिए उत्सुक थे। सब कुछ इग्नोर करते हुए लुका अरीना की तरफ बढ़ता रहा, इंसानियत की काली इच्छाओं के बारे में सोचते हुए। अरीना में कदम रखते ही लुका जान गया कि वह सच में उसे बर्बाद होते देखना चाहते हैं। यह असल में एक अच्छी बात थी, क्योंकि उसे आखिरकार लगा कि वह वापस घर आ गया है। अपना हुड नीचे करते हुए लुका ने उन लूजर्स को दिखाने का फैसला किया कि वह क्या कर सकता है। अपने बचपन को याद करते हुए लुका को याद आया कि वह छोटा था तो कभी उसका पेट नहीं भरता था। महीने में 2 बार एक इंपीरियल ऑफिसर ऑर्फनेज में सामान भेजता था, लेकिन मालिक हमेशा आधे से ज्यादा बेच देता था। ऑर्फनेज के बच्चों के लिए भूख आम बात थी, लेकिन भूखा होने के बावजूद लुका ने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। वह हमेशा हर किताब पढ़ता था, पुरानी और धूल भरी भी, और पत्थर के वजन से अपने शरीर को ट्रेन करता था। ऐसा करते वक्त बाकी बच्चे पूछते थे कि क्या वह पागल है, ये कहते हुए कि इससे वह और भूखा हो जाएगा। बाकी बच्चों को घूरते हुए लुका ने घोषणा की कि अगर वह भूखा है तो वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और खाना हासिल कर सकता है। ताकतवर कमजोर को खत्म कर देते हैं। लुका यह नियम अच्छे से समझता था। ताकतवर का पेट भरा होना और कमजोर का भूखा रहना आम बात थी। जब बाकी बच्चे पीटने के बाद रोते थे तो वह लुका से कहते थे कि वह उनकी तरह एक गरीब बच्चा है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन के अंत में लुका निचले स्टार का बस एक और सदस्य था। खाना खाते हुए और बच्चों की बातों को इग्नोर करते हुए लुका ने सोचा कि उसे कमजोरों के रोने को सुनने की जरूरत नहीं है। 12 साल की उम्र में लुका का नाम इंपीरियल गार्ड ट्रेनीज की लिस्ट में डाला गया और 15 साल की उम्र में वह आधिकारिक रूप से एक बन गया। यह सोचते हुए कि उन बच्चों को कोई आइडिया नहीं था कि उसकी जिंदगी कैसी थी, लुका ने उम्मीद की कि वह उन लूजर्स को फिर कभी न देखे। ट्रेनी के रूप में अपने अधिकांश समय के लिए लुका उस जगह को भूल गया था और सोचा था कि वह वहां फिर कभी कदम नहीं रखेगा। अपने ओपोनेंट के सामने खड़े होकर लुका ने भीड़ को गैब्रियल का नाम चिल्लाते हुए सुना। मुस्कुराते हुए गैब्रियल ने कहा कि उन्हें उसके दुश्मन के रूप में एक बच्चा देने के लिए एलेफ ने जरूर कुछ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया होगा, लेकिन पैसा मिलना ही मायने रखता था। जैसे ही लुका ने गैब्रियल को एनालाइज किया, उसने देखा कि गैब्रियल का शरीर पूरी तरह एसिमेट्रिकल और असंतुलित था। गैब्रियल के हिस्से अलग अलग फैक्ट्रीज से आए थे और उसकी आर्मर के संपर्क में आने वाली स्किन में लगातार सूजन रहती थी।
फिर भी गैब्रियल शक्तिशाली था। उसका शरीर सिर्फ ताकतवर बनने के लिए मॉडिफाई किया गया था। लुका ने उसे घूरते हुए सोचा। लुका के करीब खड़े होकर गैब्रियल ने कहा कि लुका दिखने में बुरा नहीं है और पूछा कि वह उस रात उसकी सेवा क्यों नहीं करता। मुस्कुराते हुए कैडेट ने जवाब दिया कि गैब्रियल को वाकई एक नौकर की जरूरत होगी, क्योंकि वह उस रात पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर गैब्रियल बहुत चिढ़ गया। जैसे ही वह रिंग के अपने हिस्से की तरफ बढ़ा, आयरन फिस्ट ने घोषणा की कि वह लुका को इतना बुरा पीटेगा कि लुका उसका नौकर बनने की भीख मांगेगा। हाथ में माइक्रोफोन लिए एक आदमी ने शो शुरू किया, यह घोषणा करते हुए कि बर्बाद करो या बर्बाद हो जाओ कि दुनिया शुरू होने वाली है। इस बीच क्विनोन स्टैंड से देख रहा था। सबका ध्यान अरीना पर टिका हुआ था। आलेफ ने घोषणा की कि हत्याकांड शुरू होने वाला है। लुका अपनी मुट्ठी भींचकर जान गया कि गैब्रियल के मॉडिफाइड शरीर को देखते हुए वह एक बार भी नहीं झेल सकता, वरना उसकी जान जा सकती है। तभी गैब्रियल उसकी तरफ लपका, घूंसा मारने की तैयारी में, लेकिन लुका ने हमले को डॉज कर दिया, जिससे गैब्रियल की मुट्ठी सीधे जमीन पर जा लगी। एक बार फिर आयरन फिस्ट ने घूंसा मारने की कोशिश की और एक बार फिर वह चूक गया। मौके का फायदा उठाते हुए लुका ने गैब्रियल के सर पर एक साफ लात मारी। गैब्रियल हंसा लुका को देखते हुए और पूछा कि क्या वह लात गुदगुदी करने के लिए थी। लुका उत्सुक होकर सोचा कि अगर उसके पास उसकी असली आर्मर होती तो गैब्रियल उस लात से फट गया होता। जैसे ही वह उनके बीच दूरी बनाने के लिए पीछे हटा, पीछे देखते हुए लुका को एहसास हुआ कि वह भागता नहीं रह सकता। अरीना बहुत छोटा था। गैब्रियल ने लुका पर कई बार हमला किया। लुका ने उन सबको डॉज कर दिया, यह जानते हुए कि हर वार जानलेवा था। फिर भी उसके अपने हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ। लुका यह भी जानता था कि दर्शक उसके लिए नहीं बल्कि उसके खिलाफ चीयर कर रहे थे। सब चिल्ला रहे थे कि उसे जल्दी बर्बाद कर दिया जाए। अपनी कमजोरी को पहचानते हुए लुका सोचने लगा कि क्विनोन उसे यहाँ क्या सिखाना चाहता था। फिर लुका को इंस्ट्रक्टर के शब्द याद आए, उसके पास चाहे कितना भी कम क्यों न हो, उसे बिना शिकायत किए उससे लड़ना होगा। गैब्रियल को देखते हुए लुका को याद आया कि टीचर ने उसकी अच्छी आर्मर ले ली थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं। इसका मतलब था कि क्विनोन को उम्मीद थी कि वह सिर्फ ब्रूट फोर्स से नहीं जीतेगा। लुका ने सोचा। जैसे ही गैब्रियल ने फिर हमला किया। आर्की की लड़ाई में सब कुछ जो आपके पास है उसे मैक्सिमम पोटेंशियल तक इस्तेमाल करना शामिल है, लुका ने सोचा, अपनी मैकेनिकल आंख को एक्टिवेट करते हुए। सिचुएशन को एनालाइज करते हुए लुका ने देखा कि गैब्रियल के घूंसे तोपों की तरह थे, जो उसके कंधे में एक मैकेनिज्म से ट्रिगर होते थे, लेकिन वह असली हथियार की तुलना में धीमे थे और उनका ट्रेजेक्टरी स्पष्ट था। तब भी जब उसने अपनी तरफ आते हुए वार को देखा, क्या हो रहा था यह समझते हुए क्विनोन हैरान था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जब उसने कहा कि लुका एक जीनियस है। लुका का एग्जाम याद करते हुए क्विनोन ने कहा कि लुका ने आर्की की लड़ाई का अनुभव पहले ही अपनी प्रतिभा से किया था। क्विनोन ने लुका को अपनी क्षमता दिखाने के लिए कहा। इस बीच लुका ने गैब्रियल के सभी वार डॉज कर दिए, लगातार उसकी तरफ बढ़ते हुए। एक भी वार न लगा पाने पर गैब्रियल नर्वस हो गया। गुस्से में भीड़ चिल्ला रही थी कि आयरन फिस्ट लुका को खत्म कर दे, एक बच्चे से न हारे। लुका अपने फोकस को पहले से ज्यादा तेज महसूस करते हुए जान गया कि वह गैब्रियल के सभी हमलों की भविष्यवाणी कर सकता है। क्विनोन ने उसके साथ जो किया था उसे याद करते हुए उसने सोचा कि क्या वह अब इसे रेप्लिकेट कर सकता है। गैब्रियल के मैकेनिकल हाथ पर अपना हाथ रखते हुए लुका ने तेजी से गैब्रियल के घुटने पर लात मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और वह हवा में उड़ गया। फिर हवा में होते हुए ही गैब्रियल को चेहरे पर एक शक्तिशाली लात लगी। दूर फेंके जाने पर लुका ने एनर्जाइज्ड, उत्सुक और हंसते हुए महसूस किया। आखिरकार समझ गया कि क्विनोन ने उसमें क्या देखा था। लुका के सामने गैब्रियल वार खाने के बाद उठ गया। नसें फूलने और गुस्से से खून उबलने के साथ गैब्रियल ने घोषणा की कि उसे नहीं पता कि लुका ने किस तरह का जादू इस्तेमाल किया, और उसकी तरफ लपका, यह दावा करते हुए कि उसके हमले अब लुका पर काम नहीं करेंगे। एक और घूंसा मारने की तैयारी में घूंसा इतना तेज था कि अरीना में धमाका हो गया। एक साइकोटिक मुस्कुराहट के साथ लुका ने वार को डॉज कर दिया, जो मुश्किल से उसके चेहरे को छुआ था इससे पहले कि दीवार से टकराकर फट गया। मौके का फायदा उठाते हुए लुका गैब्रियल के पास गया, पूछा कि क्या उसे वाकई लगा कि उसके हमले उस पर काम नहीं करेंगे। लुका ने समझाया कि अगर उसके पास ताकत नहीं है तो उसे सिर्फ उस कमी को किसी और चीज का इस्तेमाल करके भरना था। इसके साथ लुका ने खुद को ऊपर उठाया, उल्टा पलट गया और गैब्रियल को चोक होल्ड में लॉक कर दिया। रिएक्ट करने का वक्त न होने और गर्दन के चारों तरफ मजबूती से लॉक होने के साथ गैब्रियल ने एक तनावपूर्ण एक्सप्रेशन बनाए रखा, लेकिन वक्त बर्बाद किए बिना लुका ने गैब्रियल की गर्दन मोड़ दी, उसे तोड़ दिया और आखिरकार लड़ाई जीत ली। जैसे ही गैब्रियल का शरीर अभी भी गिर रहा था, बिना चोट खाए लुका अरीना में उतर गया। हैरान भीड़ को देखते हुए लुका ने उनसे कहा कि वह उसकी हार का इंतजार हमेशा कर सकते हैं, लेकिन वह टॉप पर चढ़ता रहेगा। इस बीच गैब्रियल का शरीर लुका के पीछे जमीन पर पड़ा था। अपना हुड ऊपर करते हुए लुका ने सोचा कि वह इतना फोकस सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में था। अभी भी दर्शक हैरान खामोशी में थे। लुका अरीना के एग्जिट की तरफ बढ़ा। लुका बोर होकर माना कि क्विनोन एक अच्छा इंस्ट्रक्टर था। क्विनोन जो इंतजार कर रहा था ने उसकी तारीफ की।
अपने हाथ बांधकर क्विनोन ने लुका का आरसी की लड़ाई में इनिशिएशन में स्वागत किया और लुका ने माना कि उसने लड़ाई से बहुत कुछ सीखा है। क्विनोन ने अपना हाथ बढ़ाया, लुका से कहा कि जो वह ऑफर कर रहा है उसे ले ले। लुका ने उसे लिया, देखा कि यह एक क्रेडिट चिप है और पूछा कि क्या उसे लड़ाई के लिए पैसे मिल रहे हैं। क्विनोन ने नहीं में जवाब दिया, समझाया कि यह गैब्रियल के इलाज के लिए है। उसने जोड़ा कि उदारता अच्छी है, लेकिन इसे किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। लुका ने कहा कि वह एक सोल्जर बनना चाहता है, न कि एक अच्छा समैरिटन। लेकिन क्विनोन ने उसे रिश्तों के बारे में नादान कहा। गंभीर लहजे में इंस्ट्रक्टर ने स्पष्ट किया कि वह चैरिटी की नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। यह लुका की भविष्य में मदद करेगा। क्विनोन ने जिक्र किया कि उसने उस दिन पहले तोरा पर अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट खर्च की थी। लुका को याद दिलाया कि एक अनुकूल वातावरण बनाना ही एक अच्छे सोल्जर की पहचान है। क्विनोन को जाते हुए देखते हुए लुका समझ गया कि इंस्ट्रक्टर असल में उस पर भी इन्वेस्ट कर रहा है और भविष्य में क्विनोन अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे वसूल करेगा जिसे लुका मना नहीं कर सकेगा। इस बीच सीन हॉस्पिटल में गैब्रियल पर शिफ्ट हो गया। टैबलेट पर काम कर रहे एक डॉक्टर ने गैब्रियल को इन्फॉर्म किया कि उसके शरीर में पिछले मॉडिफिकेशंस के कारण उसे नया ज़ियोनिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। चिल्लाते हुए गैब्रियल ने घोषणा की कि वह उस मॉडल का खर्च नहीं उठा सकता और पूछा कि क्या डॉक्टर उसे भी लूटना चाहता है। उसने तर्क दिया कि वहां बाकी सब सस्ते शरीरों के साथ ठीक लग रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि किसी और ने इतने खतरनाक बदलाव नहीं करवाए हैं। वहीं कोने में खड़ा लूका सब सुन रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर उसने मदद नहीं की तो गैब्रियल को जरूरी पार्ट्स नहीं मिलेंगे। गुस्से में गैब्रियल ने डॉक्टर से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उसने इन बदलावों पर कितना खर्च किया है। उसने लूका पर ध्यान ही नहीं दिया। दरवाजे पर खड़े होकर लूका ने पूछा कि गैब्रियल कैसा है और कहा कि उसे खुशी है कि वह पहले जैसा ही एनर्जेटिक है। जब गैब्रियल ने लूका को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। लूका को अपने सामने देखकर गैब्रियल चिल्लाया कि वह उसे बर्बाद कर देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। गैब्रियल के पास जाते हुए लूका ने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही कहा था कि वह लड़ाई में उसे खत्म कर देगा। लेकिन तभी लूका को किन्युअन की बात याद आई और उसे लगा कि उसे एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। ज्यादा आगे बढ़ने के बजाय उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाकर लूका ने उस जायोनिक मॉडल के बारे में पूछा जिसका जिक्र डॉक्टर ने किया था। उसने अपने चिप पर क्रेडिट्स दिखाए और पूछा कि क्या इतनी रकम काफी है। डॉक्टर ने हाँ में जवाब दिया। कुछ समझ न आने पर गैब्रियल ने पूछा कि लूका क्या कर रहा है। लूका ने कहा कि वह गैब्रियल का मेडिकल खर्चा उठा रहा है। अभी भी कंफ्यूज होकर गैब्रियल ने पूछा क्यों। जब लूका ने कहा कि बस उसका मन किया तो गैब्रियल ने कहा कि गुड बॉय नाम उस पर बिल्कुल सही बैठता है। फिर अपने गर्व से लड़ते हुए गैब्रियल समझ गया कि यह जीतने वाले की तरफ से दी गई दया है। उसने लूका का नाम पूछा और लूका ने बता दिया। फिर लूका को देखते हुए गैब्रियल ने कहा कि अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो तो बस कह देना। गैब्रियल ने कहा कि वह लूका का कर्जदार है और यह एहसास लूका को अच्छा लगा। अक्रिशा के ट्रेनिंग अरीना में दो लोग रिंग में एक दूसरे के सामने खड़े थे। बिना वक्त गंवाए एली ने लूका की तरफ दौड़ लगाई और उसके सर पर लात मारने की कोशिश की। उस लात को अपने हाथ से रोककर लूका ने एक बोर्ड चेहरा बनाए रखा। फिर अपना हाथ ढीला छोड़कर लूका ने आरसी की कॉम्बैट टेक्निक का इस्तेमाल करके एली को घुमाया और दूर फेंक दिया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एली का शरीर दर्द से भर गया था। लूका के पास बैठकर एली ने पूछा कि क्या उसने आर की कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर किन्युअन से सीखा है। लूका ने हाँ कहा। थोड़ा कंफ्यूज होकर एली ने पूछा कि क्या ये बैंडिट्स इस्तेमाल नहीं करते। लूका ने कहा हाँ, भले ही यह विश्वास करना मुश्किल हो। फिर एली ने कहा कि अब वह लूका को हराने का सोच भी नहीं सकता और लूका ने उसकी तारीफ की कि वह अकेला ट्रेनी है जो उससे लड़ सका। यह जानते हुए कि कॉलिसियम जाना उसके लिए बहुत अच्छा रहा, लूका मुस्कुराया और एली ने देखा कि वह हमेशा से ज्यादा खुश था। एली ने लूका से पूछा कि क्या वह उसकी किसी चीज में मदद कर सकता है और लूका मान गया। फिर एम्पायर ऑफ एकेशिया के विजिटिंग रूम में लूका परेशान था। वहीं एली दूसरी तरफ देखते हुए नर्वस दिख रहा था। लूका के पास लिलियन थी, उसकी लाल आंखें उस पर टिकी हुई थीं। कांपते हुए लूका ने एली को बुलाया। एली ने माफी मांगी और समझाया कि उसकी फैमिली और लड़कियां करीब हैं, इसलिए वह मना नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद लिलियन ने कहा कि उसने लूका से मिलने के लिए कई बार साइन अप किया है। फिर पूछा कि वह उसे अवॉइड क्यों कर रहा है। लूका ने लिलियन को बताया कि वह इंटरेस्टेड नहीं है और उसे लगा कि अगर वह इग्नोर करेगा तो वह समझ जाएगी। यह सुनकर एली ने लूका से थोड़ा अच्छे से पेश आने को कहा, लेकिन लूका ने उसे चुप रहने को कहा और बताया कि वह पहले से ही परेशान है। लूका को देखते हुए लिलियन ने पूछा कि वह उससे नफरत क्यों करता है। लूका ने जवाब दिया कि उसके पास औरतों के लिए वक्त नहीं है, सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए है। लिलियन ने पूछा कि क्या उसके करीब रहने से उसे फायदा नहीं होगा, लेकिन लूका ने कहा कि वह समझ नहीं रही है। उसने समझाया कि अगर उसने एक नोबल के तौर पर उसकी ताकत का फायदा उठाया तो वह पल भर में सब कुछ खो सकता है और वह ऐसा नहीं चाहता। जब एली टेंशन में नीचे देख रहा था, लिलियन ने कहा कि यह अजीब है क्योंकि लूका तो एली के इतना करीब है जो खुद एक नोबल है। लूका ने लिलियन को जवाब दिया कि एली उसका दोस्त है और उसका उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। आखिर में लिलियन ने पूछा कि क्या लूका सच में उसे कोई मौका नहीं देगा।
अपना ड्रिंक खत्म करके लूका उठा और कहा कि बदकिस्मती से नहीं, और उसने उम्मीद की कि वह दोबारा यहाँ नहीं आएगी। जैसे ही लूका गंभीर चेहरे के साथ गया, लिलियन और एली खामोशी से बैठे रहे। विजिटिंग रूम के बाहर एली ने लूका का नाम पुकारा। जैसे ही एली पास आया, उसने लूका से कहा कि उसे इतना क्रूअल होने की जरूरत नहीं थी। लूका ने जवाब दिया कि वरना लिलियन उसे अकेला नहीं छोड़ती। एली ने फिर पूछा कि लूका उससे इतनी नफरत क्यों करता है। लूका ने कहा कि वह समझ नहीं पा रहा कि लिलियन उसे पसंद क्यों करती है, और उसे लगता है कि वह कुछ प्लान कर रही है। लेकिन एली ने कहा कि बिना वजह डरना सही नहीं है। उसने सुझाव दिया कि वह और कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लूका ने उसकी बात काट दी और पूछा कि क्या एली लिलियन को पसंद करता है, जिससे एली चुप हो गया। हैरान होकर एली ने पूछा कि लूका को यह ख्याल कहाँ से आया। लूका ने जवाब दिया कि उसने एली की सांसों और घबराहट से नोटिस किया। धमकाने वाले अंदाज में लूका ने एली से कहा कि वह इंटरेस्टेड नहीं है। उसने कहा कि अगर एली लिलियन को पसंद करता है तो उसे खुद आगे बढ़ना चाहिए। एली ने कोई जवाब नहीं दिया, अभी भी लूका की वजह से परेशान था। परेशान होकर एली ने अपनी नज़र उस टेबल की तरफ घुमाई जहां वह बैठे थे, सोचते हुए कि बदकिस्मती से उसके लिए यह नामुमकिन था। शहर के एक बड़े मैग्मा पिट में दो लोग पिट के किनारे एक पिलर पर बैठे थे। एक लूका था जो ध्यान लगा रहा था और सोच रहा था कि उसे हर हाल में शांत रहना होगा। लूका के पास किन्युअन था। लूका ने पूछा कि किन्युअन आलेफ के ऑफिस में हुई लड़ाई को कैसे सुलझाते। उस सिचुएशन को याद करते हुए लूका को बिना हथियार के बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखा। सोचते हुए कि इंस्ट्रक्टर क्या करते, लूका ने सुना जब किन्युअन ने कहा कि लड़ाई शुरू होते ही वह टेबल के नीचे चला जाता। कंफ्यूज होकर लूका ने कहा कि गुंडों के पास बंदूक थी और अगर किन्युअन छिप जाता तो वह हमला करने का मौका खो देता। किन्युअन ने कहा कि वह ऐसा इसलिए करता क्योंकि वह जानता था कि लूका पहले मौके पर हमला करेगा। लूका ने फिर पूछा कि अगर किन्युअन अकेला होता तो क्या करता। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि वह जानता था कि लूका क्या प्लान कर रहा है क्योंकि लूका को अपनी अग्रेसिवनेस बढ़ाने की ट्रेनिंग मिली थी। लेकिन अगर लूका ने मोटे आदमी को हॉस्टेज बनाया होता तो उसे उसके साथ गोली मार दी जाती। गैंग्स के लिए अपने बॉस को बदलना आम बात है, लेकिन ऐसा होने से पहले किन्युअन उन्हें खत्म कर देता और लूका के साथ एक गुप्त रास्ते से निकल जाता। इंस्ट्रक्टर को देखते हुए लूका को एहसास हुआ कि किन्युअन ने न सिर्फ लूका के अगले कदम का अंदाजा लगाया बल्कि एस्केप रूट भी सोचा था। लूका टीचर के दिमाग को समझ नहीं पा रहा था। किन्युअन ने कहा कि आरसी की टेक्निक परसेप्शन बढ़ाने के लिए पूरे दिमाग का इस्तेमाल करती है। यह सुनकर लूका समझ गया कि दिमागी परेशानियां दिमागर को हद से ज्यादा पुश करने से आती हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद लूका ने किन्युअन से पूछा कि क्या लीजन का इस्तेमाल करने से वह आरसी का कॉम्बैट स्टाइल यूज नहीं कर पाएगा। इंस्ट्रक्टर ने हाँ कहा। किन्युअन ने समझाया कि गार्ड बनने पर लूका को एक लीजन गिफ्ट में मिलेगा जो दिमागर के सभी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए मेमोरी सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब था कि लीजन यूज करते वक्त आरसी की टेक्निक के लिए कोई एक्स्ट्रा रिसोर्स नहीं बचेगा। निराश होकर लूका समझ गया कि टीचर ने यह इसलिए छुपाया था क्योंकि वह जानते थे कि लूका का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन अगर उसे पहले पता होता तो वह यह नहीं सीखता। लूका को जाते हुए देखकर किन्युअन ने सोचा कि क्या यह अंत है। लूका ने इंस्ट्रक्टर का हर चीज के लिए शुक्रिया अदा किया। अभी भी लूका को देखते हुए किन्युअन ने कहा कि अगर लूका का इरादा बदले तो वह यहाँ हमेशा स्वागत है। अभी भी बहुत टेंशन में लूका बिना कुछ कहे चला गया। एम्पायर के एक कमरे में लूका खड़ा था। उसने किसी को कहते सुना कि 3 महीने बीत गए हैं। यह कास्टोरिया था जो समझा रहा था कि वह बिजी था और ट्रेनीज से मिलने का वक्त नहीं मिला। कमांडर ने लूका से पूछा कि वह कैसा है, अंदाजा लगाते हुए कि उसे रिबेलियंस की वजह से बुलाया गया है। लूका ने जवाब दिया कि वह अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। कास्टोरिया ने फिर कहा कि लूका को किसी हाल ही के मिशन के लिए नहीं बुलाया गया और न ही बुलाया जाएगा क्योंकि वह पहले ही काफी स्ट्रांग है। लूका ने कमांडर का शुक्रिया अदा किया। कास्टोरिया ने फिर पूछा कि क्या वह हाल ही में किन्युअन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, जिससे लूका को लगा कि शायद इसलिए उसे बुलाया गया है। लूका ने सोचा कि एम्पायर के हाई कमांड ने जरूर उसकी एक्टिविटीज को नोटिस किया होगा क्योंकि वह स्लम्स, ब्लैक मार्केट और कॉलिसियम में जाता था। कास्टोरिया ने फिर पूछा कि क्या लूका किन्युअन के साथ आरसी का कॉम्बैट सीख रहा है। लूका ने जवाब दिया कि अब नहीं। कास्टोरिया ने कहा कि क्योंकि आरसी का कॉम्बैट लीजन के साथ यूज नहीं हो सकता, इसलिए एम्पायर के किसी के लिए यह बेकार है। उसने कहा कि वह लूका की पोजीशन समझता है। जिनमें टैलेंट नहीं होता किन्युअन उन्हें निकाल देता है, जबकि टैलेंटेड लोग इसे सीखने की वजह नहीं ढूंढ पाते। इसलिए किन्युअन ही अकेला आरसी का यूजर है। कास्टोरिया को देखते हुए लूका ने पूछा कि क्या वह चाहते हैं कि वह आरसी का कॉम्बैट सीखना जारी रखे। कास्टोरिया ने जवाब दिया कि वह चाहते हैं कि लूका के किन्युअन के साथ अच्छे रिश्ते बने रहे, इसलिए उसे जारी रखना चाहिए। उसने जोर दिया कि यह एक ऑर्डर है। हैरान होकर लूका ने सोचा कि कास्टोरिया किन्युअन जैसे रिटायर्ड सोल्जर के साथ इतना सावधान क्यों है, लेकिन वह जानता था कि पूछा नहीं जा सकता। लूका ने जवाब दिया कि वह ऑर्डर्स का पालन करेगा। कास्टोरिया ने फिर उसे याद दिलाया कि वह हमेशा उस पर गहरी नजर रखे हुए है। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि लूका टॉप तक पहुंचने वाला है, भले ही लोअर सेक्टर से क्यों न हो। वहीं किन्युअन एक टॉय हेलमेट को देखते हुए कहा कि उसे अपने ट्रेनी की इतनी जल्दी वापसी की उम्मीद नहीं थी।
उसने दोहराया कि उसने लूका से कहा था कि कभी भी वापस आ जाए और वह कोई सवाल नहीं पूछेगा। लूका ने उसका शुक्रिया अदा किया। अभी भी किन्युअन को देखते हुए लूका ने सोचा कि उसे दोबारा सिखाने के लिए मनाना मुश्किल होता। लूका ने किन्युअन से पूछा कि आज वह यहाँ क्यों है। किन्युअन ने पूछा कि क्या बच्चों को अब भी वह खिलौने पसंद है। शॉप ओनर की तरफ मुड़कर किन्युअन ने कहा कि वह वहाँ के सारे खिलौने खरीदेगा और उन्हें डिलीवर करने को कहा। शॉप ओनर ने पूछा कि क्या उसने सही सुना है, जबकि लूका उतना ही हैरान होकर सोच रहा था कि किन्युअन उन्हें क्यों खरीद रहा है। लोकेशन पर पहुंचने पर लूका समझ गया क्यों। उसने किन्युअन से पूछा कि क्या यह एक ऑर्फनेज है। किन्युअन ने लूका से खिलौनों के डिब्बे नीचे रखने और थोड़ी देर आराम करने को कहा। फिर लूका ने किसी को उसे बुलाते हुए सुना। उसके पीछे गैब्रियल खड़ा था, परेशान और डिब्बे उठाए हुए। उसने लूका से पूछा कि क्या उसे लगता है कि वह कोई कूली है। लूका को याद आया कि बड़े आदमी ने हॉस्पिटल में उसकी मदद की पेशकश की थी और यह बहुत आसान होगा क्योंकि शॉप डिलीवर नहीं करती थी। गैब्रियल ने जवाब दिया कि उसने किसी बड़ी चीज के लिए मदद की पेशकश की थी, जैसे लड़ाई या कुछ और। मुस्कुराते हुए लूका ने जवाब दिया कि उसे लड़ाई में गैब्रियल की मदद की जरूरत नहीं है। अभी भी गंजे आदमी को देखते हुए लूका ने नोटिस किया कि नई स्पाइन के इम्प्लांट ने गैब्रियल का बैलेंस थोड़ा सुधार दिया है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास किन्युअन को देखा, गैब्रियल ने लूका से पूछा कि वह आदमी कौन है। उसने फिर कहा कि अगर वह इतना बदनाम है तो लूका ने जरूर सुना होगा, क्योंकि एलेफ भी उसे नहीं संभाल सका। लूका ने गैब्रियल से कहा कि अगर वह उसकी जगह होता तो वह अपनी नाक वहां नहीं घुसाता जहां जरूरत नहीं, वरना सर खो सकता है। जगह को देखते हुए लूका ने सोचा कि यह शायद वही ऑर्फनेज है जहां किन्युअन बड़ा हुआ था, इसलिए किन्युअन वहां चैरिटी कर रहा था। ऑर्फनेज के कई बच्चे दोनों आदमियों की तरफ भागे। जब बच्चे उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, लूका और गैब्रियल ने गिफ्ट्स बांटे। गैब्रियल ने बड़बड़ाया कि बच्चे बदतमीज हैं, जब एक ने उसे बदसूरत कहा। जल्द ही दो बच्चे एक डिब्बे के लिए लड़ने लगे कि गिफ्ट किससे मिलेगा। यह सीन देखकर लूका को अपना बचपन याद आया और कैसे कुछ भी फेयर नहीं था। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में चीजें पाने के लिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है, ताकत के जरिए। जब लूका ख्यालों में खोया था, कोई उसके पीछे आया और उसका नाम पुकारा। जब लूका मुड़ा तो उसने देखा कि वह किन्युअन था, जो उसे अकेले में बात करने के लिए बुला रहा था। एक फेंस के सहारे खड़े होकर किन्युअन ने कहा कि कभी कभी वह लोअर सेक्टर आता है। उसने डायरेक्टर की तारीफ की, नोट करते हुए कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि ऑर्फनेज की देखभाल के लिए उन्हें ज्यादा नहीं मिलता। क्यूरियस होकर लूका ने किन्युअन से पूछा कि क्या वह वहां बड़ा हुआ था। किन्युअन ने जवाब दिया कि वह ऐसी चीजें भूल चुका है और बस चांस से रुक गया था। उसने कहा कि शायद वह उस ऑर्फनेज में भी गया हो जहां लूका बड़ा हुआ था। किन्युअन को घूरते हुए लूका ने सोचा कि इससे वह एक नॉर्मल रिटायर्ड सोल्जर जैसा लग रहा है। एक रिटायर्ड सोल्जर, अपनी शान खोया हुआ, दिमागी चोट से डैमेज नर्वस सिस्टम के साथ। लूका ने सोचा कि क्या यह उसका भविष्य होगा अगर वह इतना लंबा जिया। किन्युअन ने उन्हें सीधे पॉइंट पर आने को कहा। धमकाने वाले टोन में उसने लूका से पूछा कि उसे वापस आने और उसे ढूंढने के लिए किसने कहा था। अपनी कॉम्बैट आइज एक्टिवेट करके किन्युअन लूका की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या वह कमांडर कस्टोरिया था। लूका शॉक में बिना हिले इंस्ट्रक्टर को घूरता रहा। फिर अपना चेहरा आगे करके और किन्युअन पर नजर टिकाए हुए लूका ने पूछा कि इस बात से आदमी का क्या मतलब है। किन्युअन को चीफ के ऑर्डर्स कैसे पता हो सकते हैं? क्या वह कुछ खतरनाक छुपा रहा था? क्या इसलिए कस्टोरिया चिंतित था? जैसे ही लूका हमले की तैयारी करने लगा, उसने सोचा कि अगर ऐसा है तो शायद उसे किन्युअन को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन लूका को सीधे देखते हुए किन्युअन ने उसे शांत होने को कहा अगर वह जिंदा रहना चाहता है। उसने यह भी कहा कि अगर लूका ने पूरी ताकत से हमला किया तो उसे बिना बेहतर जगह भेजे रोकना मुश्किल होगा। लूका नर्वस होकर पसीना बहाते हुए कहा कि वह एम्पायर का सोल्जर है और सिर्फ इतना ही कह सकता है। फिर किन्युअन ने कहा कि लूका इतना कम जानता है कि उसे यह भी नहीं पता कि कौन सा रास्ता चुनना है। लूका के कंधे पर हाथ रखते हुए किन्युअन ने कहा कि वह उसे जज नहीं करेगा, क्योंकि सोल्जर के लिए अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स मानना नॉर्मल है। किन्युअन ने फिर लूका से पूछा कि क्या उसे लगता है कि पहली बार जब वह किन्युअन के पास गया था तो वह सच में उसकी अपनी मर्जी थी। जब लूका ने बिना कॉम्बैट आई के प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी बदली थी, तभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ने तैयारी शुरू कर दी थी। उन्हें आखिर में कोई मिल गया था जो किन्युअन की तरह आरसी सीख सकता था। लूका को लग सकता है कि यह उसकी अपनी मर्जी थी, लेकिन ऐसा नहीं था। लूका शॉक में विश्वास नहीं करना चाहता था कि यह सब एम्पायर ने कैलकुलेट किया था। वह मानना चाहता था कि यह सब उसका अपना फैसला था, इसलिए उसने इंस्ट्रक्टर से कहा कि यह उसका फैसला था। किन्युअन ने जवाब दिया कि हर कोई किसी न किसी का गुलाम है, चाहे वह जानते हो या नहीं। लूका को घूरते हुए किन्युअन ने कहा कि वह शायद अब सच से भागना चाहता है, क्योंकि आखिर में वह अभी भी जवान है। जाते हुए किन्युअन ने लूका से कहा कि उसे जल्द वापस आना चाहिए और कमांडर को यह रिपोर्ट करने में संकोच न करे। रिफ्लेक्टिव सोल्जर ने सोचा कि वह किन्युअन की बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जैसा किन्युअन ने कहा, चीफ चाहता था कि वह आरसी सीखना जारी रखे। अपने ख्यालों में उलझते हुए लूका ने टीचर की बातों पर ध्यान न देने और एम्पायर पर शक न करने की कोशिश की। लेकिन क्या होगा अगर सफल होने की उसकी इच्छा भी सच में उसकी अपनी नहीं है? कुछ वक्त बाद एम्पायर के सिम्युलेटेड ट्रेनिंग रूम में लूका
आर्मर में कमरे के दूसरे कोने में एक बेंच पर बैठा था। नीचे देखते हुए वह परेशान था कि वह पिछले दिन कमांडर को रिपोर्ट नहीं कर सका। अगर वह ऐसा करता तो उसे साइकोलॉजिकल एग्जाम देना पड़ता और उसके दिमाग में चल रही उलझन की वजह से उसका स्कोर पहले से भी कम आता। इसके अलावा एम्पायर खतरनाक सोच रखने वालों को माफ नहीं करता था। वह उसे इंपीरियल गार्ड से निकालकर किसी कैंप में भेज सकते थे। फिर पिछले दिन की बात याद करते हुए लूका ने सोचा कि कीनवन को जरूर पता होगा कि लूका चीफ को यह बात बताने में झिझक रहा है। थोड़ी देर बाद एक दरवाजा खुला और कमरे में धुआं भर गया। फिर एलए ट्रेनिंग रूम से बाहर आया। वह पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। हांफते हुए उसने अचानक अपनी तरफ आई एक बोतल पकड़ ली। वह लूका था। अपने दोस्त को ट्रेन करते देख लूका ने कहा कि एलए कुछ अलग लग रहा है। एलए ने जवाब दिया कि लूका से हारने के बाद से वह और ज्यादा मेहनत कर रहा है। ईले, जो ब्लॉन्ड लड़का था, उसने पूछा कि क्या लूका सिर्फ अपने दोस्त का हौसला बढ़ाने आया है, लेकिन लूका ने कहा कि वह एक काम से आया है। लूका को याद आया कि ईले ने एक बार कहा था कि कुछ फैमिलीज टेस्ट्स खरीद लेती हैं। ईले ने कहा कि यह बहुत बड़ा राज है। ईलाई को देखते हुए लूका ने पूछा कि उसने साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे पास किया। ईलाई ने उसे घूर कर पूछा कि क्या लूका जानता है कि यह कितना खतरनाक सवाल है। बैठते हुए लूका ने कहा कि उसने चेक कर लिया है कि आसपास कोई नहीं है। एले ने कहा कि वह वजह तो नहीं पूछेगा, पर इसका एक तरीका है, अपने असली ईगो को छुपाकर एक बनावटी ईगो बनाना जो एग्जाम के लिए सही लगे। इस बीच उलझा हुआ लूका उससे सवाल करता रहा। ईले ने बताया कि कभी कभी ट्रॉमा की वजह से लोग अपनी यादें खो देते हैं या उनका व्यक्तित्व बदल जाता है, तो वह बस वही काम जानबूझकर कर रहे थे। लूका ने सोचा कि क्या यह सच में मुमकिन है। अगर वह एक वफादार सिपाही की तरह एक्ट करे तो यह नया ईगो उसके दिमाग में बन जाएगा। और एले ने टेस्ट से 2 महीने पहले यही किया था। बस दिक्कत यह थी कि ज्यादा देर तक ऐसा करने से वह अपना असली ईगो भूल सकता था। लूका ने पूछा कि एली ने यह कहां से सीखा, ये सोचते हुए कि इस तरीके से उसे एले और किनुअन से मिलने से पहले बस अपने पुराने रूप का नाटक करना होगा। लूका को देखते हुए एल ने कहा कि उसे नहीं पता कि लूका क्या करने की कोशिश कर रहा है, पर उसने सावधान रहने को कहा क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ छेड़छाड़ करना बहुत गंभीर बात थी। लूकस ने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बात उस ब्लॉन्ड लड़के से सुनेगा। तभी उसकी कॉम्बैट आइज अचानक एक्टिवेट हो गई, जिससे वह चौंक गया। किन्युअन लूका से बात करने की कोशिश कर रहा था। दोनों फिर से निचले इलाकों में मिले, एक इमारत के सामने खड़े होकर। उस ढांचे को देखते हुए किन्युअन ने लूका से कहा कि आज एक सिंपल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होगी। किन्युअन ने इमारत की तारीफ की कि यह गैंग के छिपने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन लूका को बेचैनी महसूस हुई। किन्युअन उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे ऑर्फेनेज में कुछ हुआ ही ना हो, और यह बात लूका को परेशान कर रही थी। इंस्ट्रक्टर ने फिर लूका से कहा कि उसके पास 20 सेकंड है। एक बंद दरवाजे के सामने किन्युअन ने लूका को अंदर के सभी गैंगस्टर्स को गिराने का निर्देश दिया। लूका ने कहा कि वह समझ गया। उसने अपना हाथ दरवाजे के लॉक पर रखा और एक जोर की आवाज के साथ उसे तोड़ दिया। कमरे के अंदर कुछ गैंगस्टर्स आराम कर रहे थे। दरवाजे की आवाज सुनकर एक थग खड़ा हो गया। इस बीच लूका अंदर आ चुका था और उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था जो उसे घूर रहा था। आमने सामने खड़े होकर थग ने पूछा कि लूका को क्या चाहिए और कहा कि वह कस्टमर तो नहीं लगता। शांति से। लूका ने देखा कि एक थग हथियार लेकर सीधा उसकी तरफ आ रहा है। माहौल को समझते हुए उसने देखा कि वहां 3 हथियारबंद थग्स हैं, एक जो उनका लीडर लग रहा था और कोई बाथरूम में था। फिर लूका के सर पर बंदूक तानते हुए थग ने कहा कि वह बदनसीब है कि उसे एक बच्चे के साथ यह करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही लूका ने उसे रोक दिया। उसने पेट पर एक घूंसा मारा और वह थग छत से जा चिपका। उसे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। बाकी 3 थग्स अपने दोस्त को छत पर चिपका देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह क्या हुआ। इस बीच लूका ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए बड़बड़ाया कि उसका दिमाग आजकल बहुत परेशान है और वह इसे थोड़ा बाहर निकालने वाला है। छत पर बेहोश थग के हाथ से बंदूक गिर गई। जैसे ही बाकी थग्स अपने दोस्त को छत पर देखते रहे, बंदूक फर्श की तरफ गिरने लगी। वह खड़े हो गए, लूका पर गोली चलाने के लिए तैयार, लेकिन लूकस ने अपना हाथ बढ़ाकर गिरती हुई बंदूक पकड़ ली। हथियार हाथ में आते ही लूका ने जल्दी से थग्स पर निशाना लगाया, गोली चलाकर सबके हाथों में मारी और उन्हें हथियार से महरूम कर दिया। कमरे के दूसरी तरफ गैंग लीडर ने लूका पर अपना हथियार तान दिया और उसकी तरफ कई बार गोली चलाई, साथ ही उसे गाली भी दी। बिना किसी दिक्कत के लूका ने सारी गोलियां बचा लीं और कहा कि यह यकीन करना मुश्किल है कि इतना बुरा आदमी गैंग लीडर कैसे बन गया। फिर लूका ने अपना हथियार बाथरूम के दरवाजे की तरफ किया। दरवाजा खुला और एक और थग पैंट नीचे किए और शॉक डिवाइस पकड़े बाहर निकला, यह सोचते हुए कि क्या हो रहा है। अपने सामने यह सब देखकर वह हैरान था कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है। अभी भी थग पर निशाना साधे हुए लूका ने उसे कहा कि अगर वह अपने हाथ पैर नहीं खोना चाहता तो खुद को बेहोश कर ले। अपने शॉक डिवाइस को देखते हुए थग ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद एक तेज रोशनी और बिजली की चिंगारियां पूरे कमरे में भर गईं।
लुकस जमीन पर गिरे थग के सामने खड़ा था, यह कहते हुए कि उसे अभी भी बाथरूम में किसी की मौजूदगी महसूस हो रही है। जब वह कमरे में गया तो उसने एक औरत की बॉडी देखी जो नंगी थी और फर्श पर बैठी थी। लुका का चेहरा बदल गया, गुस्से से भर गया। थग्स को गाली देते हुए उसने देखा कि लड़की रस्सी से बंधी हुई थी। कमरे के बाहर आते ही किन्युएन ने लुका से कहा कि उसे उन सबको संभालने में लगभग 12 सेकंड लगे। किन्युएन ने ताली बजाई, लुका को बधाई दी जब वह लड़की को बाहर लाया, अपनी शर्ट से उसका शरीर ढका। अभी भी गुस्से में लुका ने पूछा कि क्या वह उन लोगों को खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन किन्युएन ने मना कर दिया क्योंकि वह बाहर के लोग थे, इससे बहुत शोर मच जाता। किन्युएन ने लुका से कहा कि वह जानता है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने कमजोर हैं कि अपना बचाव नहीं कर सकते। उस औरत के साथ यह इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास खुद को बचाने की ताकत नहीं थी और लुका इसलिए ताकतवर बना ताकि उसका हाल ऐसा ना हो। आमतौर पर लुका ऐसे लोगों को बेवकूफ कहता, लेकिन उस वक्त उसे घिन के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। उस दिन के बाद किन्युएन लगातार लुका को निचले इलाकों में ले जाता रहा, उसे बिना किसी जानकारी के लड़ाइयों में धकेल देता। किन्युएन यह लुका को जीतना सिखाने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उसे अपने आसपास के माहौल को समझकर हर सिचुएशन में ढलने में मदद कर रहा था। ऐसी कई लड़ाइयों के बाद भी इंस्ट्रक्टर बिना कुछ कहे लुका को उनमें भेजता रहा। निचले इलाके की एक रिपेयर शॉप के अंदर चश्मा पहने एक लाल बालों वाली लड़की ने ब्लू जंपसूट में उनका स्वागत किया। केन्युएन ने उसे गिल्डा बुलाया और एक कप काली कॉफी मांगी जिसके ऊपर तेल की एक परत हो। लुका ने भी वही मांगा, पर बिना तेल के। लुका ने पूछा कि क्या उन्हें सच में यहाँ रुकने की जरूरत थी। इंस्ट्रक्टर केन इवन ने पूछा कि क्या लुका को उस औरत से मिलकर गर्व महसूस नहीं हो रहा जिसे उसने बचाया था। लुका ने गिल्डा को एक गैंग से बचाया था। ऐसा लग रहा था कि उसे किडनैप किया गया था और उसने भयानक चीजें झेली थीं, पर उसका दिमाग सही था और वह नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई थी। किडनैपिंग की वजह किन्युएन ने बताई एक दोस्त की वजह से थी। उसने साफ किया कि गिल्डा एक ऑर्फनेज से थी और बचपन से ही इंजीनियरिंग में टैलेंटेड थी, इसलिए उसने चुपचाप उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया था। उसे कभी पता नहीं चला। लुका ने फिर केन्युएन से पूछा कि क्या वह गिल्डा को शुरू से जानता था। अचानक किसी ने शॉप में घुसते हुए हैरानी जताई। केन्युएन और लुका जो बैठे थे ऊपर देखा, वह गैब्रियल था। लुका को देखकर गैब्रियल ने पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। फिर गिल्डा से एक बियर मांगी। उसने उसे पीना बंद करने की सलाह दी क्योंकि उसका सिस्टम पहले ही थका हुआ था। गिल्डा को बचाने के बाद कैनुअन ने उसे गैब्रियल से मिलवाया था। गैब्रियल उसका बॉडीगार्ड बन गया और वह उसकी मैकेनिक। लुका ने उस बड़े आदमी को देखते हुए कहा कि उसे अपनी मैकेनिक की बात सुननी चाहिए। गैब्रियल बॉडीगार्ड चिढ़ गया, ये कहते हुए कि बस एक ही तो बियर है। फिर कैन्युएन गंजे आदमी ने लुका से पूछा कि वह क्या सोच रहा है, उन सब थग से उलझकर। गैंग लीडर्स पहले ही लुका के खिलाफ प्लान बना रहे थे और कैन्युएन ने चेतावनी दी कि वह गिल्डा को भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन कैन्युएन ने उन्हें चिंता न करने को कहा क्योंकि गैंग वहां कुछ वक्त तक वापस नहीं आएगी। गिल्डा ने चिंता में पूछा कि कितने वक्त तक। किन्युएन ने जवाब दिया कि कुछ महीने या साल भी हो सकते हैं। यूका ने सोचा कि वह अकेले निचले इलाकों में नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके सीनियर्स इजाजत नहीं देंगे। गिल्डा और कैन्युएन को देखते हुए लुका ने सोचा कि शायद यह उनसे मिलने का आखिरी मौका था। इतनी भयानक घटना के बाद भी गिल्डा अपनी जिंदगी और काम पर वापस आ गई थी, जबकि गैब्रियल अपने काम में खतरे उठाता रहा। लेकिन लुका ने खुद से कहा कि उन पर तरस न खाए, शायद वहां दोबारा न जा पाना उसकी हालत के लिए बेहतर होगा। लुका ने अपनी कॉफी पीते हुए सोचा। एम्पायर में वापस कास्टोरिया के ऑफिस के दरवाजे बंद थे। अंदर लुका ने अभी अपनी मिशन की रिपोर्ट दी थी और चीफ कास्टोरिया ने कहा कि कैन्युएन अजीब चीजें करता रहता है। कास्टोरिया ने यह भी नोट किया कि लुका देर से ट्रेनी बना और आमतौर पर उसे ये मौका नहीं मिलता, पर उस वक्त एम्पायर को इसकी जरूरत थी। यहाँ तक कि कास्टोरिया कमांडर भी नहीं जानता था कि कैन्युएन कैसा आदमी है। जब कास्टोरिया रिक्रूट था तभी कैन्युएन इंपीरियल गार्ड का एक मुख्य सदस्य था। कास्टोरिया ने सोचा कि कैन्युएन सीक्रेट ऑपरेशंस का एक स्पेशलिस्ट है और लुका हैरान था। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि कैन्युएन इंस्ट्रक्टर लुका को बहुत पसंद करता है। कैन्युएन ने जितने भी ट्रेनीज लिए उनमें से सिर्फ लुका ही टिक पाया। कास्टोरिया ने कहा कि लुका बेहतरीन है पर नेगेटिव असर में जल्दी आ जाता है, इसलिए वह उसके लिए एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन स्केड्यूल करेगा। सिर हिलाते हुए लुका ने पहले ही सोचा था कि ऐसा होगा। अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कास्टोरिया ने कहा कि वह साफ बात करेगा। इस तरह के मिशन वाले ट्रेनीज के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो राज बचाने के लिए उन्हें खत्म कर दिया जाता है या फिर अपने योगदान के बदले इंपीरियल गार्ड के दिल में जगह मिलती है। कास्टोरिया को उम्मीद थी कि लुका आगे बढ़ेगा, पर लुका ने जवाब दिया कि वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। अगर वह ऑपरेशन अच्छी तरह खत्म हुआ तो लुका को भरोसा था कि कास्टोरिया कमांडर उसकी मदद करेंगे। कास्टोरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कास्टोरिया ने फिर जवाब दिया कि अगर लुका के रिजल्ट्स अच्छे रहे तो वह उसे अपना बेटा बना लेगा। लुका कास्टोरिया सुनने में अच्छा है, चीफ ने हंसते हुए कहा। लुका हैरानी से देखता रहा, यह सोचते हुए कि क्या यह सच है। क्या यह सच में सच था कि चीफ सेंचुरियन कास्टोरिया उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे? लुका ने सोचा। इस बीच वही सोचते हुए लुका साइकोलॉजिकल टेस्ट देने के लिए लाइन में खड़ा था। टेस्ट लेने वाले रोबोट ने लुका से कहा कि वह एग्जाम शुरू करेंगे। रोबोट ने यह भी कहा कि उसने लुका के चेहरे पर खुशी देखी है और पूछा कि क्या कुछ अच्छा हुआ है।
हंसते हुए लूका ने रोबोट से कहा कि यह उसका काम नहीं है और उसे जल्दी टेस्ट शुरू करने का निर्देश दिया। कहीं और कोई पंचिंग बैग पर घूंसे मार रहा था। इलिया ने कई घूंसे मारे, बैग को इधर उधर उछालते हुए। उसने फिर सीक्वेंस को एक दमदार किक के साथ खत्म किया। पसीना फर्श पर टपक रहा था। फिर इलिया एक आखिरी दमदार घूंसा मारने के लिए तैयार हुआ। पंचिंग बैग को उड़ते हुए भेज दिया। भारी सांस लेते हुए इलिया ने अपनी ट्रेनिंग खत्म की। उसने एक छोटे कंटेनर से हरे तेल जैसा लिक्विड निकाला। असहज चेहरे के साथ इलिया ने वह लिक्विड अपनी कोहनी के जोड़ पर मल लिया। लुका उसके पास बैठकर ने कहा कि इलिया ने तब तक ट्रेन किया जब तक उसके जोड़ घिस नहीं गए, यह सोचते हुए कि क्या यह वही इलिया है जिसे वह जानता है। मुस्कुराते हुए लुका ने इलिया से पूछा कि क्या उसने साइकोलॉजिकल एग्जाम पास कर लिया। इलिया ने हाँ कहा। लुका को भरोसा दिलाया कि अगर कुछ हुआ तो वह मदद के लिए वहां होगा। गंभीर होकर इलिया ने माना कि वह अभी डिटेल्स नहीं बता सकता, पर जल्द ही लुका से एक एहसान मांगेगा। उसने फिर पूछा कि क्या यह ठीक है। यह सुनकर लुका ने अपने दोस्त को देखा। उसने जवाब दिया कि अगर लड़ाई के दौरान इलिया कभी खतरे में हुआ तो वह उसे बचाएगा, भले ही उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इलिया ने फिर लुका का शुक्रिया अदा किया, जल्द ही सब कुछ समझाने का वादा किया। हालांकि उसे उम्मीद थी कि यह वैसा न हो जैसा लुका सोच रहा है। लुका झूठ बोल रहा होता अगर वह कहता कि वह उत्सुक नहीं है, पर उसने बीच में न पड़ने का फैसला किया, चीजों को अपने वक्त पर होने दिया। साइकोलॉजिकल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके और चीफ का भरोसा जीतकर लुका का अगला मकसद कास्टोरिया फैमिली का सदस्य बनना था। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही था। इस बीच कमांडर ने एक नई स्पेशल मिलिट्री ऑर्डर के गठन की घोषणा की। इसका मकसद रेबल्स को दबाना था और इसमें रमोन्स के नेतृत्व में 3 फैमिलीज शामिल थीं। रमोन्स का नाम सुनकर लुका चौंक गया और इलिया की तरफ देखा। लिलियन को याद करते हुए लुका को समझ आ गया कि इलिया कौन सा एहसान मांगना चाहता था। थोड़ी देर बाद कई सिपाही एक आर्मी ट्रेन में चढ़ गए जो फिर तेज रफ्तार से निकल गई। लूक ने फिर खुद को 21वीं आर्मी सप्रेशन बटालियन के लीडर के रूप में पेश किया और उसके सबॉर्डिनेट्स ने जल्दी से उसे सैल्यूट किया। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स, लूका ने समझा, साफ तौर पर आर्मी ट्रेनीज को प्लेटून लीडर्स के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, पूरे ऑपरेशन को सिर्फ ट्रेनिंग समझकर। उसकी प्लेटून 2 हिस्सों में बांटी थी, कुल 27 लोग, जिसमें सार्जेंट कोड्रैक उसका ऑर्डर्स असिस्टेंट था। ज्यादातर वेटरन्स से बने, वह जानते थे कि उन्हें ट्रेनी की ट्रेनिंग के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे उनके लिए उसके ऑर्डर्स मानना मुश्किल था, पर लूका जानता था कि उसे अभी भी कंट्रोल करना होगा। लूका ने 2 ऑप्शंस पर सोचा। पहला था सब कुछ कोड्रैक पर छोड़ देना और दूसरा, कोड्रैक चौंक गया, मुड़ गया जब लूका